हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही बड़ा बहुत ही सुंदर चैप्टर मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ। एलएलपी एक्ट 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अराउंड 1.5 आवर्स में मैं ये पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दूंगा। ये नोट्स आप देख रहे हो, ये एकदम न्यू नोट्स हैं, ठीक है। ये 19 पेजेस के नोट्स हैं और ये 100% है। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, ये समरी नोट्स नहीं हैं। ये 19 पेजेस के 100% नोट्स है। इसमें सारे सेक्शन, सारे एग्जाम्पल, सारे टॉपिक, सब कुछ कवर्ड है। जो भी आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा इंस्टीट्यूट का, सब कुछ इसमें कवर्ड है और बहुत अच्छे से सुंदर से एक एक इन्फॉर्मेशन सजा सजा कर मैंने डाली है, ताकि तुरंत तुरंत तुम पढ़ सको, याद कर सको, रिवाइज कर सको। इन नोट्स के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और साथ साथ रख के ऐसे मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। इन 1.5 घंटे के अंदर मैं एलएलपी एक्ट को इस तरीके से रिवाइज कराऊंगा कि कंसेप्चुअली तुमको पूरा का पूरा याद आ जाएगा। एग्जाम में कैसे लिखना होता है, क्या क्या याद करना पड़ता है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना, वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट बहुत मशहूर है। ये हर सिलेबस में आपको पाया जाता है। फाउंडेशन में हल्का सा होता है, इंटर में डिटेल में आता है ये, और सीए, सीएस, सीएम में सबके सिलेबस में ये पाया जाता है। बड़ा ही सुंदर है। सीए इंस्टीट्यूट ने फॉर द फर्स्ट टाइम एलएलपी एक्ट को इंटरमीडिएट के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया। ये फाइनल में भी कभी नहीं था आज तक, और फाउंडेशन में हल्का फुल्का था, उतना मैटर नहीं करता, लेकिन डिटेल में जिसको बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने 2023 में इंटरमीडिएट में इंट्रोड्यूस किया, और बिल्कुल करना ही चाहिए था, ठीक है। हम लोग और इतना सारा फालतू लॉ पढ़ते हैं जो काम नहीं आता। एलएलपी तो एकदम हॉट है आजकल, ना सिर्फ प्रोफेशनल्स लाइक सीए, सीएस, सीएमए, बट ऑल्सो जो बिजनेसमैन है ना, वो भी आजकल प्राइवेट कंपनी के बजाय एलएलपी फॉर्म करना चाहते हैं, बिकॉज एलएलपी में एक दो फायदे बहुत अच्छे हैं। नंबर 1, एलएलपी को रेगुलेट तो एमसीए करता है जैसे कंपनी को करता है, पर एलएलपी में लीगल कंप्लायंसेस रिलेटिवली कम होते हैं, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, एलएलपी में पैसा उठाना बहुत इजी है। अगर आप एक कंपनी खोल के बिजनेस करोगे ना, तो जैसे ही आप कंपनी से पैसा उठाने चाहोगे, उसको वो लोग इनकम टैक्स वाले डिविडेंड या डीम डिविडेंड बोलेंगे और उस पर वापस से ओजू टैक्स, मतलब दोबारा टैक्स लगा देंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर एलएलपी आप खोल के बिजनेस कर रहे हो और मैं ओनर हूँ, पार्टनर हूँ, मुझे पैसा निकालना है, तो मैं सीधा ड्राइंग्स बोल के पैसा निकाल सकता हूँ और उस पर कोई वापस से इनकम टैक्स लगने वाला नहीं है। डिविडेंड पे वापस से टैक्स लगाना, ये तो आप सोचो डबल टैक्सेशन हो गया ना, कि आप प्राइवेट कंपनी खोल के व्यापार कर रहे हो, ओके, और प्राइवेट कंपनी ने ऑलरेडी सरकार को सारा जीएसटी इनकम टैक्स दे दिया, अब आप उससे डिविडेंड बोल के ले रहे हो, बोलते डिविडेंड या डीम डिविडेंड, मतलब लोन भी लोगे तो वो डीम डिविडेंड इनकम टैक्स में है ना, 222 का ई में। तो कुछ भी बोल के पैसा निकालो, डिविडेंड बोल के वापस से आपको उस पर अदर सोर्सेज में टैक्स देना पड़ेगा, तो भाई ये तो डबल टैक्सेशन हो गया ना, ये तो गलत बात है। तो बेस्ट तरीका है, आप एलएलपी फॉर्मेट में बिजनेस कर सकते हो, उसमें पैसा उठाना ड्राइंग्स बोल के ईजी है। और दूसरी बात जो मैंने बोली ना कि लीगल कंप्लायंसेस रिलेटिवली कम है, जैसे एलएलपी में एजीएम वगैरह का चक्कर नहीं होता है, ठीक है। एलएलपी में जो भी टाइम लिमिट्स होती है ना फॉर्म जमा करने की, वो फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च से स्टार्ट होती है, एजीएम से स्टार्ट नहीं होती, बिकॉज यहाँ एजीएम का कोई चक्कर है ही नहीं। तो सर एजीएम नहीं है तो काय का कोरम, काय का प्रॉक्सी, वो सब एकदम हट गया। जैसे कंपनी लॉ पढ़ते हो तो बोर्ड मीटिंग, एजीएम, ऐसे ऐसे मैं सिंबल्स दिखाता हूँ, तो अब वो यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल के ऐसा कुछ नहीं होता। तो लीगल कंप्लायंसेस भी कम है और ओनर लोग के लिए पैसा इससे निकालना भी इजी होता है। दैट इज़ वाई मेरी जो एजुकेशन क्लासेस मैंने बनाई थी ना 2017 में, 16 के एंड में, दिसंबर 16 में, वो मैंने एलएलपी बनाई थी रादर दैन प्राइवेट कंपनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी है, सर आपने एलएलपी क्यों बनाया, कंपनी क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस मैंने एलएलपी बनाया। तो एलएलपी इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, प्रोफेशनल्स लोगों के लिए तो एलएलपी एकदम मस्ट है ही आज के दिन, बिकॉज वो लोग कंपनी खोल के ऑडिट नहीं कर सकते। इवन बिजनेस पर्पसेस के लिए भी मैं आपको बोलूँगा एलएलपी इज़ बेटर कंपेयर टू ओपनिंग अ प्राइवेट कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझो, बड़ा चैप्टर है ना, बड़े चैप्टर को पढ़ने का, रिवाइज करने का एक अप्रोच होता है। वो अप्रोच अगर आप गलत उठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अप्रोच मैं समझा देता हूँ। ये लुक एट द बोर्ड प्लीज। टोटल कितने टॉपिक्स हैं? 11 टॉपिक्स हैं और इतने सारे सेक्शंस हैं, ओके। एक बार लुक्स देखो। टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 2 एलएलपी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, इसमें डेफिनेशंस और पार्टनर्स वगैरह को लेके जो रिक्वायरमेंट होती है वो आएगा।
तीसरी टॉपिक आप देखो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, बुक में 3 है, मैंने एक ऐड किया 4, उससे परफेक्ट हो जाएगा एकदम। तो 4 स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होते हैं और इनकॉर्पोरेशन नेम चेंज वगैरह को लेके पूरा ज्ञान है। टॉपिक नंबर 4 बहुत बड़ा है, इट्स ऑल अबाउट एलएलपी पार्टनर्स, उनके बीच में रिलेशनशिप्स, उनकी म्यूचुअल एजेंसी, लायबिलिटी, उन सबको लेकर है। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 4A पार्टनर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, मतलब सबसे पहले तो पार्टनर्स के बारे में बात है कि हु इज एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इन पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। तो एक पार्टनर की गलत रॉन्गफुल डीड के लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पार्टनरशिप सीज कैसे होता है, मतलब छोड़ के जाना वगैरह। 4B है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, एलएलपी का आउटसाइडर्स के प्रति लायबिलिटी, पार्टनर्स का एलएलपी एंड आउटसाइडर्स के प्रति लायबिलिटी, वो पूरा यहाँ बताया हुआ है। यहाँ फ्रॉड भी है, सेक्शन नंबर 30 बहुत फेमस स्टार है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। जैसे कंपनी लॉ में जब हम लोग बोलते हैं फ्रॉड हो गया, तो सज़ा कौन सी होती है, 447, यहाँ 447 नहीं है, यहाँ पर है, ये तो एलएलपी एक्ट है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 30 है, वो बताता है। 4C इज कॉन्ट्रीब्यूशन। वेट, एलएलपी के अंदर कभी भी शेयर कैपिटल नहीं होता। कंपनी लॉ में अपने क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। एलएलपी में आप शेयर कैपिटल नहीं बोलते, आप बोलते हो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर, जिसको अकाउंट्स में अपने बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो कंट्रीब्यूशन वर्ड आते ही समझो पार्टनर्स कैपिटल, मैंने लिख दिया बगल में, देखो ठीक है, ओके। हर छोटी बात का मैंने ख्याल रखा है, जहाँ जहाँ तुम अटकोगे भटकोगे वो सब मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। फिर ये इनके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के ऊपर है। हर एलएलपी को हर साल आरओसी के पास 2 फॉर्म पक्के जमा करने हैं, फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और दूसरा होता है एनुअल रिटर्न, फॉर्म 8 फॉर्म 11, तो ये उसके ऊपर है, ठीक है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस भी इसमें है, कंपाउंडिंग तो रीजनल डायरेक्टर ही करेगा। फिर ये असाइनमेंट, एक पार्टनर अपना राइट टू रिसीव प्रॉफिट्स किसी और को असाइन कर सकता है। कन्वर्जन, एलएलपी 2008 में आया, उसके पहले से हमारे देश में कंपनी लॉ तो चल ही रहा था 1956 वाला। तो जब ये एलएलपी एक्ट 2008 आया ना, तो भारत सरकार ने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं या नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दे वुड वांट टू कन्वर्ट टू एलएलपी, सो वी मस्ट प्रिस्क्राइब अ प्रोसीजर फॉर दैट, ओके। कि एक पार्टनरशिप फर्म एलएलपी बनना चाहती है, प्राइवेट कंपनी एलएलपी बनना चाहती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी बनना चाहती है, तो इसका डिटेल प्रोसीजर इन्होंने शेड्यूल्स में डाला है। एलएलपी एक्ट के अंदर 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल होता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, और बाकी के 3 शेड्यूल जो है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो इसी कन्वर्जन के ऊपर ही हैं, ठीक है। फॉरेन एलएलपी भी अलाउड है यहाँ पे, जैसे फॉरेन कंपनी होता है। एलएलपी का मर्जर डीमर्जर, ये देख रहे हो टॉपिक, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये अंदर जाऊंगा तो पूरा बढ़िया से रिवाइज करा दूंगा। एलएलपी में भी मर्जर डीमर्जर होते हैं। हाँ, एलएलपी का मर्जर किसी कंपनी के साथ नहीं हो सकता, एलएलपी का एलएलपी से मर्जर हो सकता है, तो उसका पूरा प्रोटोकॉल सेक्शन 60-62 में बताया हुआ है, 60-62 में बताया हुआ है। फिर टॉपिक नंबर 9 क्या है, वाइंडिंग अप एंड रेजोल्यूशन। एनसीएलटी कैन ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी अपना कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट के कुछ मिसलेनियस सेक्शंस हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ म्यूटाटिस म्यूटांडिस का बहुत बड़ा रोल है। ऑल्दो एलएलपी एक्ट काफ़ी बड़ा है, उसके एलएलपी के रूल्स भी अपने बहुत सारे हैं, बावजूद उसके देर आर लॉट मोर प्रोविजंस इन कंपनी लॉ कंपेयर टू एलएलपी लॉ। आप सोचो ना, एलएलपी एक चैप्टर है और सिलेबस में इतना बड़ा कंपनी लॉ है, तो कंपनी लॉ काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू एलएलपी लॉ। तो भारत सरकार को हक है कि वो कंपनी लॉ के सेलेक्टेड सेक्शंस, प्रोविजंस एलएलपी के ऊपर म्यूटाटिस म्यूटेंडिस अप्लाई कर सकती है। म्यूटाटिस म्यूटेंडिस का मतलब सिमिलरली बट विथ सूटेबल मॉडिफिकेशंस, तो वो सब मिसलेनियस में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। और फिर लास्ट में तो एक बचकाना टॉपिक है कि एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है। एलएलपी और एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब एलएलसी, मतलब कंपनी, इंडिया में अपने एलएलसी नहीं बोलते, कंपनी बोलते हैं, तो एक एलएलपी और कंपनी में क्या फ़र्क होता है, तो ये डिफरेंस का टॉपिक है। ये तो एक बार रीड करने के लिए आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये डिफरेंसेस वाला टॉपिक एग्जाम में आता है, बचकाना है। तो ये आप देखो, सबसे पहला स्टेप जो होता है एक चैप्टर को पढ़ने का ना, एक स्टूडेंट को ये समझना चाहिए भाई चैप्टर का साइज़ क्या है। तो मेरे ये जो नोट्स है अगर तुमने डाउनलोड कर लिए अभी वीडियो डिस्क्रिप्शन से, तो ये 19 पेज के नोट्स हैं, ठीक है, 19 पेज के नोट्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है चैप्टर को भाप लो, नाप लो कि भाई कितना बड़ा है, 19 पेज का। अब 19 पेज में तो सिर्फ एक पेज तो ये भाई कंटेंट का है और दूसरा पेज उसमें फॉर्म नंबर्स और इंट्रोडक्शन है, तो वो तो कुछ माइनस ही कर दो आप। तो 19 में तो क्या कितना बचा, 17 पेज। 17 में भी एक पेज लास्ट का वो डिफरेंसेस वाला है, वो भी वादू है, ठीक है। तो बचा कितना, 19 - 3 16 पेज।
तो एक्चुअली आपको ये समझना है, ओ 16 पेज का तगड़ा ज्ञान है जो मुझे अच्छे से रिवाइज करना है, पहले ये नाप लो कि चालू करने के पहले भाई इतना है, ठीक है। सेकंड, आपका अप्रोच कैसा होगा? सबसे पहले तो 16 पेज पे फोकस करना है, ठीक है। अप्रोच क्या होगा? लर्न, आप देखोगे कि यहाँ पर भी प्लीज़ सेक्शन नंबर याद करना, जो मैं बताऊंगा बहुत फ़ायदा होगा। एलएलपी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे वेटेज का आता है, ठीक है। एलएलपी का वेटेज आप मान के चलो एग्ज़ाम में 10 से 12-14 मार्क के रेंज में रहेगा ही रहेगा एलएलपी का वेटेज। ओके, इट्स अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मैंने एक बनाया था, मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास अगर हुआ यहाँ पे अभी तो तुम लोगों के सामने ही, ठीक है। ये देखो, ये मैंने पेपर एनालिसिस बनाया था। 6 बार जो एमटीपी न्यू सिलेबस में जो 6 बार एमटीपी आए हैं और जो सजेस्टेड आया है उसके बेसिस पे ये देखो आप ज़रा, 12 नंबर एलएलपी का वेटेज कितना है एग्ज़ाम में सर? बाप रे बाप, 16 16 16 14 16 11 16, मतलब आप रफली समझ लो सर ये मिनिमम 12 से 14 मार्क का तो आना ही है। इतना इंपॉर्टेंट है एलएलपी, बड़ा चैप्टर है। तो सर इसको आप जितना प्यार से सीरियसली रिवाइज करोगे, इज्जत देके, उतना अच्छा फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम में। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ठीक है। तो प्लीज़ सेक्शन नंबर्स और फॉर्म नंबर्स याद करने। सर सारे क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, फॉर्म तो बहुत ही कम है, 4-5 बोलूँगा बस। मेन सेक्शंस पे ध्यान दो। ये देखो आप लोग ज़रा, ये नोट्स में आप देखो मैंने ना स्टार कर रखा है। 5 पार्टनर्स के ऊपर होता है, डीपी के ऊपर 7 होता है। पनिशमेंट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर। इसमें जो पनिशमेंट है ना, 2 तरह की पनिशमेंट है। एक बहुत ही फेमस पनिशमेंट है, 10,000 प्लस 100 रुपया पर डे अप टू 1,50,000, बहुत ही फेमस है। इन कॉर्पोरेशन का 11, रजिस्टर ऑफिस का 13, रिजर्वेशन ऑफ नेम 16, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम 17, ठीक है। पार्टनर्स में रिलेशन, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है पार्टनर्स के बीच में, 23, ठीक है। 25 नंबर, पार्टनर्स में अगर कुछ भी चेंज वगैरह कुछ भी हो रहा है तो फॉर्म 4 फाइल करना पड़ता है, उसके ऊपर है ये, ठीक है। पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी 26, 28, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन अमाउंट, उससे ज़्यादा नहीं। होल्डिंग आउट या स्टॉपल वाले पार्टनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, फ्रॉड, विसल ब्लोवर। तो जो मैंने ना स्टार कर रखे हैं ना, वो सेक्शन नंबर कृपया करके प्लीज़ याद कर लेना। ये तुम्हारे सामने एक ही पेज में पूरा फटाक से डाला हुआ है, याद हो जाएगा। और फॉर्म नंबर्स, ये देखो आप, इस चैप्टर में और भी बहुत सारे फॉर्म नंबर्स अंदर में पढ़ाते हुए लिखे हुए रहेंगे। मैंने सारे यहाँ पे नहीं लिखे हैं, मैंने खाली जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है वो यहाँ लिखे हैं। और ये भी सारा नहीं करना है, जाओ इसमें केवल मैंने 5-6 जगह स्टार किया, बस वही देख लो इधर। जैसे सबसे पहले आपको नाम रिजर्व करना पड़ता है अंडर सेक्शन 16। कोई भी एलएलपी आप इनकॉर्पोरेट कराओगे तो यू हैव टू रिजर्व अ नेम ऑफ यूनिक नेम फॉर एलएलपी। तो उसके लिए एक वेब सर्विस है एमसीए के वेबसाइट पे, ये रेगुलेटेड बाय एमसीए होता है। तो एमसीए के वेबसाइट पे ये एक वेब सर्विस है, रन एलएलपी, रिजर्व यूनिक नेम एलएलपी, सेक्शन नंबर 16, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लो। इनकॉर्पोरेशन के लिए, कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन के लिए स्पाइस प्लस होता है, यहाँ स्पाइस प्लस के बदले है फिलिप, एफ स्पेलिंग देखो, FILLIP, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 11 जो इनकॉर्पोरेशन वाला है उसी में आएगा फिलिप, ये इंपॉर्टेंट स्टार है। फॉर्म नंबर 3 महा स्टार है, ये भी, ये है एलएलपी एग्रीमेंट। सर हम लोग एलएलपी पढ़ रहे हैं, एलएलपी में मेमोरेंडम नहीं होता, आर्टिकल्स नहीं होता, बल्कि उसके बदले एलएलपी में होता है एलएलपी एग्रीमेंट, जिसमें सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब रहता है। तो एलएलपी एग्रीमेंट बनाने का या एलएलपी एग्रीमेंट को चेंज करने का जो फॉर्म है वो है फॉर्म नंबर 3, परफेक्ट याद रहना चाहिए। फिर नंबर 4, अरे एलएलपी के अंदर पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर आएंगे जाएंगे, उनका नाम उनका एड्रेस चेंज होगा, वो अपना रिटन कंसेंट देंगे टू बिकम अ डीपी, ऑल दैट इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी फाइल्ड विद आरओसी इन फॉर्म नंबर 4। तो ये भी स्टार है, ठीक है। 5 स्टार नहीं है, छोड़ दो। नंबर 8 और 11, मैंने बोला था ना 2 एनुअल फाइलिंग आरओसी में करनी पड़ती है हर साल, एक है सास। फॉर्म 8 देखो तो सेक्शन नंबर 34, इसको अपने बोलेंगे सास। फॉर्म 8 सेक्शन नंबर 34 सास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। और फॉर्म नंबर 11 ये एनुअल रिटर्न का फॉर्म है, ठीक है। दोनों बैक टू बैक सेक्शन है, देखो 34-35 फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में आएगा, 34-35 सास और एनुअल रिटर्न, ये हर साल फाइल होता है।
तो सर 1 2 3 4 5 6 ये 6 फॉर्म्स मैंने स्टार किए हैं, बस कृपया करके इतना याद कर लेना और बाकी फॉर्म मत याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 6 फॉर्म नंबर याद कर लेना। रन एलएलपी, फिलिप, फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट का है, फॉर्म 4 पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में आना जाना चेंज होना कंसेंट वो सब के लिए है, एनुअल फाइलिंग सास फॉर्म 8, एनुअल रिटर्न फॉर्म 11, बस। और ये सेक्शन नंबर जहाँ जहाँ स्टार है वो तो मैं पढ़ाते तो बोलता ही रहूँगा, वो याद करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, अच्छा जब तुम एलएलपी रिवाइज कर रहे हो ना, ऑब्वियसली रिवीजन शुरू से ऐसे नहीं करना चाहिए, कब पैदा हुआ, कब प्रेसिडेंट ने साइन किया, कब एनफोर्स हो, वैसे नहीं। पहले आप जाओ सीधा ये एक झुंड है, ये देखो इधर, ये 5 से लेके 17 तक, पहले ये पढ़ लो। जैसे ये 5 से 17 पढ़ोगे ना, एलएलपी पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बोलते हैं ना एलएलपी को घोल के पी लिया है पूरा, वैसा एकदम एलएलपी तुम्हारे मस्तिष्क में एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद जाके तुम बिगिनिंग में आ जाओ, डेफिनेशंस वगैरह जो भी होते हैं एटसेट्रा, वो शुरू वाला पोर्शन अब करने लग जाओ। तो पहले डोंट स्टार्ट विद द बिगिनिंग पोर्शन, उससे क्या होता है ना, मोमेंटम खराब हो जाता है। एक मोमेंटम होता है ना कि पढ़ने बैठे तो एक रिदम आ गया, एकदम रिदम में आगे बढ़ रहे हैं, वो मोमेंटम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बेहतर होगा यू गो टू 5 to 17 पढ़िए, फिर आप आइए ना, मैं वैसे ही रिवाइज कराऊंगा अभी, ठीक है। तो आई होप तुम मेरी बातों का ख्याल रखोगे यहाँ पर और बड़े इज्जत से पढ़ोगे। एज यू हैव सीन इसका वेटेज बहुत अच्छा है एग्जाम में, 16 मार्क्स तक का आ रहा है ये एग्जाम में, तो महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट सर, ओके। ये इंट्रो हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। सीधा पहले सेक्शन 5 में आ जाता हूँ मैं। ये रहा, यहाँ सेक्शन 5 से पहले मैं रिवाइज करना चालू करूँगा। 5 से 17 पहले एक बार कराऊँगा, फिर यहाँ बिगिनिंग में आऊँगा। रिवीजन कराते वक्त सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे दिमाग में रहती है कि मैं इस तरह से बोलूं और बातों को इस तरह से सुंदर से बताऊं कि वो याद हो जाए, प्रिंट हो जाए। खाली फैक्ट्स को रिसाइट कर देने से फ़ायदा उतना नहीं होगा। तो मेन है कि मैं बात को इस तरह से बोलूं कि याद हो जाए, तो उस तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विद सेक्शन नंबर 5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 5, नंबर याद होना चाहिए, स्टार है ये। सेक्शन 5 पार्टनर्स। एलएलपी में हु इज एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर? 2 उंगलियां, इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो इंडिविजुअल्स हम जैसे लोग तो बनेंगे ही, और बॉडी कॉर्पोरेट, यानी जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो बन सकता है, पर जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो नहीं बन सकता। लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इंडिविजुअल्स में कौन कौन आता है। रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई, ओसीआई, इवन फॉरेन नेशनल्स, ये सब बन सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आएगा? एलएलपी खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ अनदर एलएलपी। एलएलपी, कंपनी, सीआईओआई, फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, एलआईओआई, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, ये बन सकते हैं। ये बॉडी कॉर्पोरेट्स नहीं होते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन सोल, तो ये एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। ऊपर आ जाओ। एलएलपी में पार्टनर्स बनने के लिए देयर आर 3 डिसक्वालिफिकेशन, मतलब ये 3 प्रकार के लोग एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट या अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी। तो बेसिकली 2 है, अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंसी वाले। उई, यू से अनसाउंड माइंड, आई से इंसॉल्वेंसी, ये वाले लोग पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, डिसक्वालिफाइड है। नीचे अगर एनआरआई, ओसीआई वो लोग पार्टनर बनना चाहते हैं इंडिया में एलएलपी में, तो उनको फिर एफडीआई का कंप्लायंसेस भी करना पड़ेगा। मतलब जो फॉरेनर्स है ना, वो अगर भारत में पैसा लगा के एलएलपी खोलेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ रिगार्डेड एज एन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आरबीआई के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। ये इंस्टीट्यूट की किताब में नोट डाला हुआ, इसीलिए मैंने भी यहाँ डाला है। देखो सर, इंस्टीट्यूट की किताब में अगर कोई भी चीज़ है ना, तो उस पर वो लोग पढ़ाक से एमसीक्यू बना सकते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ था, सितंबर वाले एग्जाम में 2 एमसीक्यू आए थे 2-2 मार्क के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी वाले टॉपिक से थे जो मैंने पढ़ाया था क्लास में, ठीक है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखो ये येलो डब्बा दिख रहा है, कि अरे ये तो फालतू है, क्या ही पढ़े भाई। इसी से 2 मार्क का 2 एमसीक्यू आए थे, 2-2 मार्क, 4 मार्क का कॉमन सील के ऊपर था यहाँ पे, ठीक है। इससे तो मतलब तुम क्या सोच के छोड़ के जाओगे 7 नंबर कॉमन सील का, इस पर 4 मार्क आ गया था। तो भाई इंस्टीट्यूट की किताब में अगर कोई चीज़ है ना, तो मैं तो छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। तो ये सारा ज्ञान जो आप देख रहे हो सब आईसीए किताब में, दैट इज़ व्हाई आई एम टीचिंग यू,
ये बोला ना ये समरी नोट्स नहीं है, ये 100% नोट्स है। मैंने क्या बताया था कि ये पूरा 100% नोट है 19 पेज का, समरी नोट्स नहीं है। मेरे आने वाले फ्यूचर में जो नए बैचेस आएंगे ना, रेगुलर बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच पहले आएगा 20-25 दिन के अंदर, और फिर रेगुलर बैच आएगा। तो उनमें मैं यही पूरा इसी नोट्स के बेस पे पूरा नया मतलब बुक बना के पूरा पढ़ाऊंगा। तो ये 100% है, ये समरी नोट्स नहीं है। ये पढ़ लिया मतलब A to Z आपने पढ़ लिया है। ओके, कोई रिस्क है ही नहीं, जीरो रिस्क। सेक्शन 5 पार्टनर्स, सेक्शन 6 नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये आसान है, एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए। अगर कभी भी ऐसा हुआ कि एलएलपी में 2 पार्टनर नहीं, एक मर गया, सिर्फ एक ही बचा है, उसको बोलते हैं सोल पार्टनर, तो 6 महीने तक तो अलाउड है। पर 6 महीने के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे आफ्टर 6 मंथ्स, उसके लिए वो सोल पार्टनर पर्सनली लायबल होगा, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। इट इज सिमिलर टू कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में भी ऐसा ही था, सेक्शन नंबर 3A वैसा ही है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सर। सेक्शन नंबर 7 DP, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब मैनेजिंग पार्टनर नहीं होता, एक्टिव पार्टनर नहीं होता। इवन अ नॉर्मल पार्टनर कैन बी एन एक्टिव पार्टनर। प्लीज, बहुत सारे स्टूडेंट गलत फहमी लगाते हैं, वो एलएलपी के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 घुसा देते हैं। उनको लगता है डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, और नॉर्मल पार्टनर मतलब स्लीपिंग। भाई नहीं है ऐसा, यहाँ एक्टिव स्लीपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है एलएलपी एक्ट के अंदर। इवन अ नॉर्मल पार्टनर कैन बी अ वेरी वेरी एक्टिव पार्टनर, ठीक है। तो क्या फर्क है वो सुन लो। सिंपल इन्होंने बोला, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वो पार्टनर जिनको डेजिग्नेट किया गया अंडर सेक्शन 7, वो है डेजिग्नेटेड पार्टनर। इनकी जिम्मेदारियां बस एक एक्स्ट्रा है। रिमेंबर, all partners are entitled to participate in the management of the LLP, but for legal compliances who will be liable? DP, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। हालांकि ये बात भी 100% सच नहीं है सर। आप देखोगे बहुत सारे पेनल्टी वगैरह जो पढ़ाऊंगा ना, तो कुछ पेनल्टीज है जो डीपी पे है, डेजिग्नेट पार्टनर पे, और कुछ पेनल्टीज है जो सारे पार्टनर्स पे है। तो फिर पार्टनर भी तो जिम्मेदार हो ही गया ना लीगल कंप्लायंस के लिए। तो प्लीज़ यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि नॉर्मल पार्टनर तो वो फालतू है, वो भी इंपॉर्टेंट है सर। इधर आ जाओ। मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने चाहिए? 2 बातें याद रखो, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने ही चाहिए हु आर इंसान, इंडिविजुअल्स। तो डीपी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। अ पार्टनर कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, बट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज टू बी इंडिविजुअल, एंड कम से कम 2 डीपी होने चाहिए, 2 इंडिविजुअल, एंड वन ऑफ देम मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि कम से कम 120 दिन तक इन द फाइनेंशियल ईयर वो भारत में थे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लुक एट द डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट। इसमें बोला जो भारत में थे 120 दिन तक। कानून में यही लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उन्होंने ये नहीं बोला करंट ईयर की प्रीवियस ईयर। पर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट किए उस आधार पे लगता है कि इट मीन्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आप चेक करो कि कम से कम पिछले साल भारत में 120 दिन थे तो रेसिडेंट हैं, ठीक है। ओके, अब ये प्रोवाइजो भी बहुत सुंदर है। मान लीजिए कि एलएलपी के सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर सारे पार्टनर्स में से एक ह्यूमन बीइंग है, बाकी सब बॉडी कॉर्पोरेट है। तो आप 2 इंडिविजुअल्स को डीपी कैसे बनाओगे? वेरी सिंपल। जो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है ना, वो अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा। क्या अपॉइंट करेगा? नॉमिनी। तो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर अपना इंडिविजुअल नॉमिनी अपॉइंट करेगा, और जो इंडिविजुअल पार्टनर इंडिविजुअल, तो ऐसे करके डीपी बन जाएगा। तो सिंपल है, अगर मान लीजिए आपके यहाँ सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, तो वो लोग अपने नॉमिनीज को अपॉइंट करेंगे इंडिविजुअल, फिर उसमें से हम 2 जन को लेकर डीपी बना सकते हैं। और अगर आपके यहाँ एक इंडिविजुअल पार्टनर है और बाकी सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, तो ये इंडिविजुअल पार्टनर डीपी बन सकता है, और बॉडी कॉर्पोरेट में से कोई एक अपना नॉमिनी अपॉइंट कर देगा इंसान को, और वो 2 डीपी बन जाएंगे। तो ये प्रोवाइजो में बोला हुआ है। ये 3 एग्जाम्पल इसी चीज़ के ऊपर है, ICAI की किताब के एग्जाम्पल हैं, बड़े ईजी एग्जाम्पल है, ठीक है। पेनल्टी, ये LLP एक्ट का बहुत ही फेमस पेनल्टी है, सेक्शन नंबर 10 का 1। ये सिमिलर पेनल्टी बहुत जगह रिपीट होता है। मिनिमम 10,000 प्लस कंटिन्यूइंग 100 रुपया पर डे। देखो 10,000 एंड 100 रुपया पर डे, अप टू मैक्सिमम। LLP के ऊपर मैक्सिमम 1,50,000 ऑन एवरी पार्टनर, डीपी नहीं, एवरी पार्टनर। तो ये वाली पेनल्टी जो आप देख रहे हो ये बहुत फेमस है, ये एक बार याद करोगे कई जगह काम आएगा। 10,000 प्लस 100 रुपया पर डे, अप टू मैक्सिमम 1 लाख फॉर LLP एंड 50,000 फॉर एवरी पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है? जो डेजिग्नेटेड है अंडर सेक्शन 7। कहाँ डेजिग्नेटेड है? इसके 2 ऑप्शंस हैं, या तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो होता है फॉर्म फिलिप उसी के अंदर, या फिर LLP एग्रीमेंट फॉर्म 3 उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कौन हमारा डीपी है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अगर लिखा हुआ है कि मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z हमारे डीपी हैं, तो वही हमारे डीपी हैं।
या फिर नंबर 2, अगर आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिप में आपने ये लिखा था कि हमारे यहाँ रोटेशनल डीपी होगा, मतलब टाइम टू टाइम एवरी पार्टनर विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम डीपी, देन एज पर लॉ ऑल ऑफ देम विल बी ट्रीटेड एज डीपी। ये है रोटेशनल डीपी का कॉन्सेप्ट। तो पहले तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चेक करो, उसमें अगर कोई स्पेसिफाइड डीपी है तो वो, और अगर रोटेशनल डीपी का कॉन्सेप्ट है देन ऑल ऑफ देम आर डीपी। दूसरा, सर डीपी तो लाइफ लॉन्ग के लिए सोचना है, खाली इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नहीं। तो इनकॉर्पोरेशन तो एक बार हो गया, उसके बाद लाइफ लॉन्ग कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा? एलएलपी एग्रीमेंट। आप सोचो, केवल इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फॉर्म फिलिप या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, पर अब रेगुलर बेसिस में एलएलपी के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट है? एलएलपी एग्रीमेंट। तो एलएलपी एग्रीमेंट में भी डीपी के जो भी नाम वगैरह बताए गए वही हमारे डीपी होंगे, या उनके अपॉइंटमेंट का तरीका बताया गया तो वही हमारे डीपी होंगे। तो एलएलपी एग्रीमेंट ये दूसरा सोर्स है। तो ये था हु शैल बी डीपी। नेक्स्ट, जो भी पार्टनर डीपी बनेगा उससे एक रिटन कंसेंट लिया जाएगा। नंबर 4, कोई भी पार्टनर या डीपी आता जाता या उनका नाम एड्रेस चेंज होता या कंसेंट फाइल करना है, वो सब के लिए एक ही फॉर्म है, फॉर्म नंबर 4, मास्टर फॉर्म, एकदम स्टार था, याद है ना। फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट, फॉर्म 4 पार्टनर डीपी का आना जाना, चेंजेस, कंसेंट वगैरह के लिए। तो फॉर्म 4, फॉर्म 4 अगर कंपनी जमा नहीं करती है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, देखो इधर, ये भी एग्जाम में एमसीक्यू में आया था। फॉर्म 4 मतलब पार्टनर में चेंजेस हुए, ये कब तक जमा होना चाहिए आरओसी के पास? विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्टनर ऑफ द डीपी। अगर जमा नहीं करते तो पेनल्टी है। पेनल्टी इस बार सर ऊपर से आधी है, देखिए 10,000 के बदले 5,000 है। 100 रुपया पड़ेगा, 50 रुपये नहीं, वो 100 रुपया पड़ रही है। मैक्सिमम को भी आधा आधा कर दिया, 50,000 25,000, पर 25,000 में देखो एक चेंज है, इस बार एवरी डीपी है, नॉट एवरी पार्टनर। तो ये वाली पेनल्टी थोड़ा याद रखना कि फॉर्म 4 अगर आप जमा नहीं करते हो, आरओसी को बताते नहीं हो आपके यहाँ क्या डीपी में चेंजेस आया है, तो पेनल्टी कितनी है? 5,000 प्लस 100 रुपीज़ पर डे, अप टू 50,000 ऑन द एलएलपी एंड अप टू 25,000 ऑन एवरी डीपी। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर के कुछ अलग से डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं कि पिछले 5 साल में वो इंसॉल्वेंट नहीं हुए, उन्होंने अपने क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट नहीं किया, उनको मोर देन 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ, फ्रॉड नहीं किया उन्होंने अंडर सेक्शन 30, ये सब। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डीपी। नाउ ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट आप देख रहे हो ना, ये रूल नंबर 9 है, जो आईसीआई की किताब में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने अपना नाम यहाँ लिखा है, यानी ये वाला आपको याद रखना मैंडेटरी नहीं है। तो फिर मैंने डाला ही क्यों? क्योंकि सर ये जो सब सेक्शन नंबर 5 आप देख रहे हो ना, मैं कौन सा सेक्शन पढ़ा रहा हूँ? 7। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 में पेनल्टी अलग से दी हुई है, वही सेम 10,000 प्लस 100 रुपये पड़े अप टू 1,00,000 और 50,000। तो स्टूडेंट को जाहिर सा बात है डाउट आएगा, सर किस बात का पेनल्टी है? एक लाइन लिखा हुआ भी नहीं है कुछ भी, बस लिखा है कि द इंडिविजुअल हु बिकम्स द डीपी शैल कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन, और कुछ पता ही नहीं क्या वो एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डीपी है एज पर रूल 9, कि ये डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं डीपी बनने के लिए रूल 9 की, अगर ये सब डिस्क्वालिफिकेशन तो आप डीपी नहीं बन सकते। तो उसी के लिए कि अगर आपने एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन को डीपी बना दिया ना, तो पेनल्टी है सर 10,000 प्लस 100 रुपये पड़े अप टू 1,50,000। तो इसीलिए मैंने रेफरेंस के लिए डाला है, ये अपने को याद नहीं करना है, ठीक है? पेनल्टी याद करना है, बस ये ब्लू डब्बा याद नहीं करना है। अच्छा, डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर इज लाइक अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, इनको एक नंबर चाहिए जिसको बोलते हैं डी पिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। 2008 में एलएलपी एक्ट आया था, उन्होंने बोला भाई डी पिन, 2009 से देश पे लागू हो गया था, बोला डी पिन डी पिन डी पिन, पर डी पिन कभी आया ही नहीं। एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एमसीए है ना, वही तो पूरा कंट्रोल करती है इसको, तो उन्होंने बोला डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी डिन नंबर ही लेना है। तो आज के दिन आपको डिन नंबर ही मिलता है खाली, ठीक है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो डिन नंबर से आप किसी कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हो, किसी एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हो। अब मेरा एजुकेशन क्लासेस तो एलएलपी है, मैं उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर हूँ, तो मेरे पास डिन नंबर है, डी पिन नंबर नहीं है। डिन नंबर के ऊपर कंपनी लॉ के सेक्शंस होते हैं 153 टू 159, बोलता है कंपनी लॉ के वो सेक्शंस इसके ऊपर म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो डीपी को भी एक डिन नंबर चाहिए। तो तुम एग्जाम में डी पिन डिन दोनों याद करो, एमसीक्यू में जो ऑप्शन रहेगा वो लेना है। अगर एमसीक्यू में डी पिन लिखा है तो गो फॉर डी पिन, पर डी पिन नहीं है तो गो फॉर डिन, ठीक है? ये था सर सेक्शन 7 ऑफ डीपी। सेक्शन 8, डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट्स एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पेनल्टीज, ठीक है? हालांकि ये सच नहीं है, बिकॉज आपने देखा भी ऊपर कुछ पेनल्टीज एवरी पार्टनर पे थे एंड नॉट जस्ट डीपी। सेक्शन नंबर 9, ये बेसिकली इसका नाम तो लिखा है चेंजेस इन डीपी, पर ये है अबाउट
वैकेंसी, आपके यहाँ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कम से कम 2 डीपी होने चाहिए। तो मान लो एक डीपी चला गया, एक ही बचा है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी विदिन 30 डेज ऑफ वैकेंसी एलएलपी को डीपी अपॉइंट कर देना चाहिए। और उसके ऊपर वही सेक्शन नंबर 7 का 4 एंड 5 अप्लाई करेगा। सेक्शन नंबर 7 का 4 होता है कि जो नया डीपी अपॉइंट हुआ उसके लिए फॉर्म 4 जमा कर दो, ठीक है, एंड सेक्शन नंबर 7 का 5 होता है कि चेक करो वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है। यहाँ पर भी अगर आपने वैकेंसी को नहीं भराना तो जितने भी पार्टनर्स है दे विल बी डीम्ड एज डीपी, ऑल द पार्टनर्स विल बी डीम्ड एज डीपी। पेनल्टी इसकी वही है सर, फेमस वाली 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे अप टू 1,50,000 फॉर एवरी पार्टनर, ठीक है। तो ये वैकेंसी के ऊपर है कि डीपी कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो अगर वैकेंसी है तो भरो उसको जल्दी विदिन 30 डेज। सेक्शन 10 पनिशमेंट वाला सेक्शन था जो 7 और 9 पे अंदर रेलेवेंट जगह पे मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये पहली टॉपिक अभी अपनी कंप्लीट हुई है ना, सेक्शन नंबर 5 से लेकर 10 तक। मैंने तुमको अभी ये रिवाइज कराया है 5 से लेकर 10 तक। अब मैं इससे एक तुमको वही पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, फॉर्म नंबर, इससे बहुत सुन लिया तो एक खोपड़ी में आ गया। अब एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे ये वाला फुल रेंज, इससे पूरा एलएलपी और अंदर घुस जाएगा, फिर अपने शुरू वाले पोर्शन में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, बहुत सुंदर है। ये देखो इधर, ये चालू हो गया सर इनकॉर्पोरेशन। आईसीए की किताब में आप देखोगे 3 स्टेप है, मैंने 4 डाले हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो भी होना चाहिए था जो उन्होंने डाला नहीं, मैं डाल दिया हूँ ताकि इस डायग्राम से तुमको रिवाइज हो जाए। आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट कराना है। स्टेप नंबर 1, रिजर्व अ यूनिक नेम यूजिंग रन एलएलपी। यूजिंग रन एलएलपी एक रिजर्व करो। अच्छा, एलएलपी में जो नाम रिजर्वेशन होता है ना, वो 20 डेज 60 डेज नहीं होता, वो 3 मंथ्स होता है। यहीं पे हाईलाइट करो, याद करो। तो सबसे पहले नाम रिजर्व करो, कितना दिन के लिए? 3 महीने के लिए, ओके। फिर 3 महीने के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिप अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ, उसके अंदर सारी डिटेल लेते हैं, नेम्स ऑफ द पार्टनर, डेजिग्नेट पार्टनर, देयर कंसेंट, सब जमा करो। फॉर्म फिलिप, ठीक है, उसमें सब आप जमा कर दो, ठीक है। एलएलपी एग्रीमेंट उसमें जमा करना जरूरी नहीं है। जैसे इनकॉर्पोरेशन में मेमोरेंडम आर्टिकल जमा होता है कंपनी लॉ में, एलएलपी लॉ में ऐसा नहीं है। एलएलपी लॉ में ये आज़ादी है कि पहले इनकॉर्पोरेट कर लो, फिर 30 दिन के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट बना के जमा कर देना। संग संग भी कर सकते हो पर बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलिप के अंदर आपको बेसिकली पार्टनर कौन है, डीपी कौन है, उनका कंसेंट है, वो सब जमा करना है। अब आपने जब जमा कर दिया तो गुड़गांव वाला सीआरसी, इनकॉर्पोरेशन का काम गुड़गांव से होता है, सीआरसी रजिस्ट्रार मतलब सीआरसी गुड़गांव। तो गुड़गांव वाला जो सीआरसी है ना, वो आपको 14 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी दे देगा। और एलएलपी को भी एक नंबर मिलता है कॉल्ड एलएल पिन। जैसे कंपनी लॉ में सिन होता है CIN, यहाँ एलएल पिन होता है। तो आपको 14 दिन में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। द मोमेंट उस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में जो भी डेट लिखी है दैट इज योर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब वहाँ से 30 डेज के अंदर आपको एलएलपी एग्रीमेंट जमा करना है। एलएलपी एग्रीमेंट का फॉर्म नंबर क्या होता है? फॉर्म 3, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स, टेक सम टाइम, मुझे भी थोड़ा सांस मिले, इसको रिवाइज करो। ये याद कर लो कि तो आगे तक सटासट सब इजी लगेगा। टेक सम टाइम एंड रिवाइज दिस, ओके। आई होप तुम लोगों ने वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रिवाइज कर लिया हो। फिर से बोल देता हूँ, नाम रिजर्व करो रन एलएलपी में कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। फिर वो जो क्या बोलते हैं, 3 महीने के अंदर आप फॉर्म फिलिप जमा करो कंटेनिंग ऑल डिटेल्स ऑफ पार्टनर, डेजिग्नेट पार्टनर, कंसेंट। फिर 14 दिन के अंदर आपके फाइलिंग के बाद जो गुड़गांव वाला सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर है वो 14 दिन के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आने के बाद 30 डेज के अंदर आपको एलएलपी एग्रीमेंट फॉर्म 3 में जमा करना है। ग्रेट। आइए सेक्शन नंबर 11, सर ये स्टार है, इनकॉर्पोरेशन का याद होना चाहिए। फॉर्म नंबर इसका होता है फिलिप, F5, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे पहली चीज़ है ये जो आप देख रहे हो ना, 11 का 1 का ABC, मैंने ये सारे नंबर्स जो रखे हैं ना, ये 1 2, ये सब सेक्शन नंबर है, ये ऐसे पॉइंट नंबर नहीं है, सब सेक्शन नंबर के साथ है, ठीक है, ताकि कंप्लीट रहे एकदम। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 का 1 का ABC, 11 का 1 बोलता है कि 3 रिक्वायरमेंट्स हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए। नंबर 1, कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। 2 सब्सक्राइबर्स मतलब पार्टनर्स जो बनेंगे, तो 2 सब्सक्राइबर्स कम से कम होने कंपलसरी है। नंबर 2, आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिप
अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स जमा करना पड़ेगा। अब देखो अमेंडमेंट है, और 2018 में अमेंडमेंट आ चुका कि इनकॉर्पोरेशन लोकल आरओसी के पास नहीं होगा बल्कि सीआरसी के पास होगा। मैंने ये भी रेफरेंस के लिख के दिया, बिकॉज कई स्टूडेंट फिर बोलते हैं कि सर उस किताब में, दूसरी किताब में, यहाँ पर वहाँ पर लिखा हुआ है लोकल आरओसी वगैरह। तो भाई आप शक करते हो, इसीलिए मैं आपके लिए सोर्स लिख के दे रहा हूँ कि देखो 2018 में आ चुका था अमेंडमेंट। तुम स्कूल में होगे, पता नहीं किस क्लास में, तब आ चुका अमेंडमेंट यार, इतने साल, 6 साल पहले, 6-7 साल पहले, कि सीआरसी में होता है इनकॉर्पोरेशन, तो लोकल आरओसी नहीं, सीआरसी। फिर तीसरा चीज़ है, ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर एक प्रोफेशनल व्यक्ति से डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस तो जाएगा ना, कि हमने सारे लीगल लॉस कंप्लाई किए हैं तो इनकॉर्पोरेशन कर दिया जाए। वो प्रोफेशनल व्यक्ति कौन होता है? सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस या एडवोकेट, एंड जो सब्सक्राइबर्स है वो भी देंगे डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। तो आप फिर से सुन लो, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सेक्शन नंबर 11 का 1 का ABC, ठीक है। तो 3 रिक्वायरमेंट्स इनकॉर्पोरेशन के लिए, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स, फाइल फॉर्म फिलिप विद द CRC गुड़गांव, and declaration of compliance from all the subscribers and one of the professional persons, ठीक है। नंबर 2, ये उतना खास नहीं है, इसमें बोला है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिप में क्या क्या होता है। वी कैन इजीली गेस, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, फॉर्म फिलिप, नेम होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस होना जरूरी होता है, ठीक है। आपके पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपने कोई भी झूठी बात बोली है, याद है कंपनी लॉ में जब हम लोग बोलते थे ना कि इनकॉर्पोरेशन स्पाइस प्लस में झूठ बोला तो 447 होगा, यहाँ सर 447 नहीं है। अगर आपने कुछ भी झूठ झपाटा बोला है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो भयंकर सजा है, 2 साल तक का जेल एंड 2 साल तक का जेल एंड 10,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन। एंड का मतलब है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, तो 2 साल की जेल एंड 10,000 से 5 लाख, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 12, ये वही है कि आप सीआरसी गुड़गांव को जो डेटा जमा करोगे, अगर उन्होंने देखा कि सेक्शन नंबर 11 का 1 का ABC कंप्लाई हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देंगे और आपको 14 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देंगे। वंस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, इट इज डीम्ड, इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट LLP हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। सेक्शन 12 इज इजी। सेक्शन 13, आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां से गवर्नमेंट सारे नोटिस, कम्युनिकेशन, रिसीव, सेंड कर सके। अगर भारत सरकार आपको कोई भी नोटिस देना चाहती है, गवर्नमेंट वांट्स टू सर्व एनी नोटिस ऑन द LLP partner or DP, then it will send it by certificate of posting or registered post or other prescribed mode at the registered office of the company। और ये वाला पॉइंट एक जबरदस्त है, सुनो। नॉर्मली LLP का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, यही होता है, कंपनी लॉ में भी यही होता है। लेकिन LLP में एक स्पेशल चीज है, LLP में पार्टनर्स लोग ROC के पास एक फॉर्म 12 जमा करके एक दूसरा एड्रेस दे सकते हैं कि भाई जब आपको नोटिस देना हो तब आप प्लीज उस एड्रेस पे देना। ये वाली चीज LLP में, कंपनी लॉ में नहीं है। तो अगर आपने कोई अदर स्पेसिफाइड एड्रेस फॉर्म 12 में बता दिया ROC को तो वहां भेजेगा वो रजिस्टर ऑफिस के बजाय। ओके, तो ये देखो यहाँ ध्यान से, आपको नोटिस सर्व कहाँ किया, गवर्नमेंट आपको नोटिस देना चाहती है तो कहाँ दे सकती है? LLP को, पार्टनर को, DP को, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, रजिस्टर्ड पोस्ट, प्रिसाइड मोड, कहाँ पर? एट द रजिस्टर ऑफिस। एंड अगर आपने कोई अदर एड्रेस दिया है तो वहां पे भी भेज देगा फॉर्म 12 में, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस हो सकता है कि नहीं? यस सर, वेन एवर यू आर शिफ्टिंग ऑफिस इन्फॉर्म ROC इन फॉर्म 15। जो फॉर्म नंबर मैंने शुरू में 5-6 बताए थे ना, बस वही, ये फॉर्म 12-15 ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेन एवर यू हैव शिफ्टेड योर ऑफिस, फाइल द रिक्वायर्ड फॉर्म विद द ROC, द चेंज इन द रजिस्टर ऑफिस विल नॉट बी इफेक्टिव अंटिल एंड अनलेस यू इन्फॉर्म ROC। पेनल्टी 500 रुपया पर डे अप टू 50,000 फॉर LLP एंड एवरी पार्टनर, ठीक है। ये था सर सेक्शन 13, रजिस्टर ऑफिस का स्टार है ये। नंबर 14, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार अगर LLP इनकॉर्पोरेशन हो गया तो क्या होगा? कैप्स होगा। क्या होगा? कैप्स, ठीक है। एक बार LLP इनकॉर्पोरेट हो गया तो अब एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है तो उसके पास 4 पावर है कैप्स। सी से, दे में हैव अ कॉमन सील, जरूरी नहीं है, चॉइस है, चॉइस देखो लिखा है ऑप्शनल, इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन they can have a common seal A, they can do all the business acts like a normal body corporate can do,
P से they can hold, acquire property, and S से they can sue, and B sued. Sued होने के लिए तो जरूरी नहीं, sue करने के लिए चाहिए रजिस्ट्रेशन. तो LLP का इनकॉर्पोरेशन होते हैं उनके पास 4 चीज़ें आ जाएंगी. सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पावर, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा, कैप्स, ठीक है, कॉमन सील, एक्ट्स, प्रॉपर्टी एंड सू. नेम, इनके नाम को लेके बहुत सस्ता ज्ञान है, कोई हार्ड हाईफाई नहीं है. इनके नाम के लास्ट में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता. यहाँ पे LLP में पब्लिक LLP, प्राइवेट LLP का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है. LLP का लिस्टेड वाला भी वैसा कंसेप्ट है ही नहीं. LLP के केस में सिंपल है, एक ही टाइप का LLP होता है और नाम के लास्ट में LLP या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखना पड़ता है. जैसे मेरे LLP का नाम है सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस LLP, तो लास्ट में नाम के सफिक्स में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं जाएगा, LLP जाएगा, ठीक है. अच्छा, आपका नाम यूनिक होना चाहिए, यानी अनडिजायरेबल नेम नहीं चलेगा, या आपका नाम किसी दूसरे से नियरली रिजेंबल करता है, मतलब मिलता जुलता नाम विद एनी अदर LLP कंपनी ट्रेडमार्क अलाउड नहीं है. किसी भी दूसरे LLP कंपनी ट्रेडमार्क से मैच नहीं कर सकता. आपको नाम रिजर्व करना है. नाम रिजर्व आप कब करते हो, या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे या फिर फ्यूचर में जब आपको नाम चेंज करना है तब. तो आप नाम रिजर्व करने के लिए कौन सा ऐप यूज करोगे? रन LLP. कितने दिन के लिए नाम रिजर्व होगा? 3 months, ठीक है, 3 महीने का नाम रिजर्व हो जाएगा. रेक्टिफिकेशन, अगर आपका नाम बाई चांस इनकॉर्पोरेशन के वक्त या बाद में जब अपना फ्यूचर में आपने नाम चेंज किया, अगर वो बाई चांस अनडिजायरेबल है या आइडेंटिकल है विथ LLP कंपनी एंड ट्रेडमार्क, तो वो लोग ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर पास करके हुक्म देगा कि 3 महीने के अंदर आप अपना नाम चेंज करो. यहाँ पर वो कंपनी लॉ वाला सेक्शन 16 से मिलता जुलता है. ट्रेडमार्क से अगर हमारा नाम मैच करता है तो ट्रेडमार्क का जो प्रोप्राइटर है वो केवल 3 साल फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP केस कर सकता है, उसके बाद वो केस नहीं कर सकता. वो मिलता जुलता है एकदम, ठीक है. आप अपना नाम चेंज करो और फॉर्म 5 जमा करो. फॉर्म 5 याद रखने की जरूरत नहीं है, ROC के पास जमा करो विद इन 15 days. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला 3 महीने में नाम चेंज करो, तो हमने 3 महीने में नाम चेंज किया. चेंज करने के बाद 15 दिन के अंदर ROC को हम लोग बता देंगे. फिर ROC क्या करेगा, अपना टाइम लगाएगा X days और अपने रिकॉर्ड्स में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वगैरह को चेंज कर देगा और हमें एक नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा. और जैसे हमें नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा विद द न्यू नेम, हम 30 दिन के अंदर अपने LLP एग्रीमेंट को अपडेट कर लेंगे, ठीक है. अब ये इतना सारा टाइमलाइन मैंने बोला यहाँ पे, तो दिमाग तो हिलेगा. तो लो, तुम्हारे लिए ये चीज़ है. रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा, वो हमें कितने दिन का टाइम देंगे? 3 months का टू चेंज द नेम. हम चेंज कर लेंगे. चेंज करने के बाद हम ROC को इन्फॉर्म करेंगे विद इन 15 days. ROC X days के अंदर हमें नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा. ये X है, हाँ, X डेज के अंदर नया सर्टिफिकेट दे देगा. फिर जैसे ही ROC का नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, वहाँ से 30 days के अंदर हम LLP एग्रीमेंट को अपडेट कर लेंगे. ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक MCQ में या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है. तो ये टाइमलाइन अपने को सर याद रखनी है. 3 months प्लस 15 days प्लस X प्लस 30 days, ठीक है. अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही आपको एक नया नाम अलॉट कर देगी और ROC अपने MC वेबसाइट में वो नाम अपडेट कर देगा और फिर आपका नाम वही माना जाएगा. और आपको एक सर्टिफिकेट भी नया मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू नेम, जो एक अल्फा न्यूमेरिक टाइप का नाम होता है वैसा दे देंगे. पर फिर आप अपनी गलती को सुधार के अपना नाम खुद चेंज करके इन्फॉर्म कर सकते हो, वो अलाउड है, प्रोवाइजो, ठीक है. तो यहाँ तक सर सेक्शन 17 भी हो गया. ओके, आई एम गोइंग बैक टू द बिगिनिंग. ये देखो, हमने अभी पार्टनर्स DP वाला कर लिया, इनकॉर्पोरेशन पूरा कर लिया, ठीक है. अब इतना सुनने के बाद मुझे बोलते हुए कुछ 45 minutes हो गए हैं, तुमको एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आ गया है LLP का. नाउ वी कैन ईजिली गो एंड डू द डेफिनेशंस पार्ट. उसको भी इग्नोर क्यों ही करें सर, है ना. ये आ जाओ, ये रहे वो 6 इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स. इंट्रोडक्शन, LLP को प्रेसिडेंट ने साइन कब किया था? 7 जनवरी. मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कब किया था? 9 जनवरी. ये देश पर लागू कब हुआ था? 31 मार्च. इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग को डाउट होता है. सारे स्टूडेंट यही सोचते हैं कि MLG ने नोटिफाई किया 9 जनवरी, तो 9 जनवरी या 10 जनवरी कमेंसमेंट डेट है. नहीं सर, इंडिया कोड भारत सरकार की वेबसाइट है, वहाँ जाके आप देख लो. मैंने नोटिफिकेशन नंबर भी रेफरेंस के लिए डाल दिया है, 891E डेटेड 31 मार्च. LLP केम इनटू फोर्स फ्रॉम 31 मार्च 2009, ठीक है. 81 सेक्शन से 4 शेड्यूल्स हैं.
ठीक है। अमेंडमेंट्स वगैरह सब 2021 में आए थे, डाले हुए हैं। ये रहे 4 शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल, ये नंबर याद करो, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है ना। फर्स्ट शेड्यूल में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दिखा है। ये बेसिकली इसलिए होता है फर्स्ट शेड्यूल कि अगर पार्टनर्स ने एक अच्छा सा एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया है जहां उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन एलएलपी एंड द पार्टनर्स अगर अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है, तो फिर फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई कर जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल में वो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह सब लिखा हुआ है। देखो ये अप्लाई कब होता है, इन द एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल एलएलपी एग्रीमेंट। सेकेंड शेड्यूल, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल एक ही टाइप के हैं। कन्वर्जन के प्रोसीजर, इफेक्ट्स वगैरह बताए हुए हैं कि अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी में कन्वर्ट होती है, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होती है, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होती है, तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा बिफोर कन्वर्जन एंड आफ्टर कन्वर्जन। तो ये शेड्यूल नंबर थोड़े याद रखना एमसीक्यू में। LLP मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, इट्स एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस, लो कंप्लायंस कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी है बिजनेस करने में। LLP itself is liable to the full extent of its assets. However, the liability of the partner is limited to their agreed capital contribution. ठीक है। LLP is a hybrid between partnership and company. Definitions आ गए। सर क्या ये definitions important है? हाँ जी, MCQ टाइप के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, अलग से डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं। लेट्स डू इट ना, कर लेते हैं। छोड़ना क्यों है? छोड़ना कुछ भी नहीं है हम लोग को। इंस्टीट्यूट ने अपनी किताब के अंदर टोटल 16 डेफिनेशंस डाले हैं, तो मैं वो 16 के 16 डेफिनेशंस बढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन मेरे सामने है, एड्रेस ऑफ अ पार्टनर। अगर अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 5 में, पार्टनर या तो इंडिविजुअल होगा या बॉडी कॉर्पोरेट। अगर पार्टनर इंडिविजुअल है तो उसके घर का एड्रेस रेजिडेंशियल, और पार्टनर का बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। सेकंड, बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आता है? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी एंड इंक्लूड्स CIOI, LLP, LIOI, वही मतलब इंडिया वाले और फॉरेन वाले। डज नॉट इंक्लूड, इन तीन को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी अदर नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट। ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो ये LLP में पार्टनर नहीं बन सकते। संग संग याद रखना, हिंदू वन डिवाइडेड फैमिली भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है? सिंपल, पोस्ट, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, सर्विस, ट्रेड, ये रहा, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स द CA डिफाइंड इन द CA एक्ट एंड हु होल्ड्स द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिसिंग CA को CA माना जाएगा। फिर नीचे डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 7, जो उनका मेन सेक्शन होता है। एंटिटी, एंटिटी इज अ ब्रॉडर वर्ड देन बॉडी कॉर्पोरेट। Entity includes body corporate and any Indian partnership firm under Indian Partnership Act 1932. फिर फाइनेंशियल ईयर, सर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड्स ऑन 31 मार्च। केवल एक इसमें अनोखा ज्ञान है, प्रोवाइजो विच डिजर्व्स स्टार। अगर कोई LLP 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, 30 सितंबर के बाद, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड या तो नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च या उसके बाद वाले ईयर का 31 मार्च। For LLP incorporated after 30th September, the financial year shall नहीं बोला है, may end on the 31st March of the next following year, मतलब लगभग 1.5 साल। तो ये may है, ज़रूरी नहीं है। इसमें ICA ने एग्जाम्पल भी डाला है। एक LLP है जो 15 अक्टूबर 2025 यानी 30 सितंबर 2025 के बाद बना है, तो उनका पहला मतलब उनका जो फाइनेंशियल ईयर एंड है वो 31 मार्च 2026 भी हो सकता है या 2027 भी हो सकता है, दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। फॉरेन LLP मतलब वही LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। LLP मतलब सर वही LLP जो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड है। LLP agreement is a written agreement between the partners and between LLP and the partners for determining their mutual rights and duties. अगर ऐसा कोई LLP agreement नहीं है तो mutual rights and duties will be as per first schedule जो सेक्शन 23 में लिखा है। नेम, पार्टनर का नाम कैसा होगा? अगर पार्टनर एक इंडिविजुअल है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और पार्टनर अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो जो भी उसका रजिस्टर्ड नेम है। पार्टनर कौन होगा? सर वही बंदा जो LLP एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर है। हालांकि यहाँ पे पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट एस्टॉपल भी होता है जो आगे आएगा। RD मतलब सर वही रीजनल डायरेक्टर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस LLP एक्ट और कंपनीज एक्ट। सर ROC मतलब राजदा, मैंने याद कराया था ना, ये कंपनी लॉ से मिलता जुलता है। राजदा, R से रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय CG फॉर LLP एक्ट और कंपनीज एक्ट। ये स्टार है सर स्मॉल LLP। स्मॉल LLP वो है जिसका कैपिटल 25 लाख के अंदर एंड टर्नओवर 40 लाख के अंदर है।
जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन सारे पार्टनर्स का मिला के कैपिटल 25 लाख के अंदर एंड टर्नओवर 40 लाख के अंदर। ये 25 और 40 को फ्यूचर में 5 करोड़ 50 करोड़ किया जा सकता है, अभी किया है नहीं। अब स्मॉल एलएलपी में याद रखना दो बातें होती है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। या तो एक स्मॉल एलएलपी जिसका कैपिटल और टर्नओवर 25 लाख 40 लाख के अंदर है, या फिर वो स्मॉल एलएलपी जो प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, जो अभी तक नहीं है। तो ये दो हिस्से अलग अलग, ये एमसीक्यू में इसमें पकड़ के वो लोग उठा देंगे एकदम, याद रखना कि दो अलग अलग है, ठीक है। एक लिमिट्स के बेसिस पे और एक अदर प्रिस्क्राइब टर्म्स के बेसिस पे। ट्राइब्यूनल मतलब वही एनसीएलटी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब जाते जाते 2 का 2 इसमें बोला हुआ है कि कुछ और भी डेफिनेशंस है जो कंपनी लॉ में है, उसको सरकार चाहे तो यहाँ पर म्यूटाटिस म्यूटेंडिस अप्लाई कर सकती है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लिख दिया है शैल हैव द सेम मीनिंग। तो कंपनी लॉ के भी कुछ डेफिनेशंस है, वो यहाँ पे आप म्यूटाटिस म्यूटेंडिस फॉलो कर सकते हो। अब ये टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी इजी है। नंबर 1, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट परपेचुअल सक्सेशन सेपरेट लीगल एंटिटी म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है पर एक दूसरे का एजेंट नहीं है, तो यहाँ म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता लाइक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी एग्रीमेंट जरूरी है फॉर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, वरना फर्स्ट शेड्यूल। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर कॉमन सील है देन इट शुड बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इसी के ऊपर इस बार एमसीक्यू आए थे 2 कि किसके प्रेजेंस में कॉमन सील लगाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स पे। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के प्रेजेंस में कॉमन सील लगाया जाएगा, और मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, योर लायबिलिटी इज मैक्सिमम टू द पार्टनर्स कैपिटल द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। पार्टनर ने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन डाल रखा उतना ही, उससे ऊपर नहीं है। मैनेजमेंट ये भी स्टार है सर, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू मैनेज द बिजनेस, लीगल कंप्लायंसेस के लिए डीपी। मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर कम से कम 2 पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। पार्टनर इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है लेकिन डीपी इंडिविजुअल होता है। बिजनेस पर्पस के लिए होगा, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होता। यहाँ सेक्शन 8 एलएलपी, सेक्शन 8 कंपनी बोले कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर बिजनेस पर्पस। भारत सरकार इनकी इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। इनके कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन के ऊपर सेक्शंस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, 60 से लेके 62, ठीक है। कन्वर्जन के ऊपर 55 से 58 है कि आप एक फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी कन्वर्ट कर सकते हो इनटू एलएलपी। ई फाइलिंग, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स एमसी के वेबसाइट पे ही जमा होते हैं, और एंड इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, मतलब साइंड बाय डिजिटल सिग्नेचर बाय द पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। फॉरेन एलएलपीज कैन ऑल्सो बिकम अ पार्टनर ऑफ इंडियन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ इंडियन एलएलपी। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी ये खुद पढ़ना है। सेक्शन 4, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी ज्ञान इनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। फिनिश, खत्म। यहीं तक जो छोड़ा हुआ था शुरू का पार्ट खत्म। देखो कितना जल्दी हो गया। तो अच्छी चीज़ पहले कर लोगे तो जो आसान चीज़ है वो फटाफट हो जाएगी। अब तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, ये सब यहाँ तक पूरा टिल सेक्शन नंबर 17 यानी पेज नंबर 9 तक। पेज नंबर 9 तक हमने सब कंप्लीट कर लिया। अब हमें जाना है पेज नंबर 10 पर। टोटल नोट्स कितने हैं? 19 पेजेस के। तो 19 पेजेस में 9 पेजेस हमने पूरे फिनिश कर लिए हैं। और ये शुरू वाला जो भाग है, जो लगभग अभी 53 मिनट्स हो गया मुझे पढ़ाते हुए, ये शुरू वाले पार्ट में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बिकॉज एक रिदम में डालना पड़ता है, मोमेंटम लाना पड़ता है एक्सप्लेन करने के लिए। आगे वाले पार्ट में तो फटाफट आप देखोगे होते जाएंगे, बिकॉज सारी बातें, कीवर्ड्स, रेड, अंडरलाइन, हाईलाइट सब मैं आपको सिखाते जाऊँगा, समझाते जाऊँगा। तो यहाँ से चलो पेज नंबर 10 पर आ जाओ। मैं आगे जाने के पहले आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये लुक एट दिस पार्ट। जब भी आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो अपने आप को याद दिलाना, हर चीज़ हार्ड नहीं है, हर चीज़ इजी भी नहीं है, संतुलन है। अभी जिस चीज़ में हम लोग जंप करने जा रहे हैं, 4A 4B 4C, वो मैं पहले बोल रहा हूँ, थका देगा, समझ में सब आएगा। हार्ड नहीं है, समझ में आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, बट एग्जॉस्ट कर देगा, अंदर से टूट जाओगे। पर चिंता मत करो, अंधेरी रात के बाद उजाला भी आएगा। टॉपिक नंबर 5 जो यहाँ दिख रहा है, इससे फिर दनादन बहुत सारी चीज़ें आसान आएंगी। तो ये तुमको थोड़ा सा एग्जॉस्ट करेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं हूँ साथ में, हो जाएगा।
सबसे चलो 4A पे चलते हैं, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। स्टार वाले सेक्शन नंबर्स याद करने की चेष्टा करना। कम टू पेज 10, ये रहा पेज 9 पर आ जाओ। टॉपिक नंबर 4A, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। ओके, स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये 4A पहली टॉपिक है, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में जो भी सेक्शंस का रेंज आएगा ना 22 से लेकर 25, उनमें एक बात याद रखना, इट इज़ ऑल अबाउट इन्फॉर्मिंग द आरओसी, कि हमको आरओसी को खबर करना है कि हमारे यहाँ क्या चेंजेस हुए नहीं हुए हैं। 2 फॉर्म नंबर पक्का पक्का याद करोगे सर। फॉर्म 3 क्या होता है? एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स और डीपी का नाम तो एलएलपी एग्रीमेंट में जाएगा। और एक फॉर्म याद रखोगे, फॉर्म 4, चेंज ऑफ पार्टनर, चेंज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ नेम ऑफ पार्टनर, चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ पार्टनर, कंसेंट ऑफ डीपी, डीपी से कंसेंट लेते हैं ना वो सब, उस सब के लिए फॉर्म 4 है। तो ये सोच लो कि ये जो टॉपिक मैं एक पेज ही पढ़ाऊंगा 22 से लेकर 25 नंबर सेक्शन, इसमें ये 2 फॉर्म डोमिनेट करेंगे, फॉर्म 3 फॉर्म 4, फॉर्म 3 फॉर्म 4, फॉर्म 3 फॉर्म 4। फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट या उसमें कोई भी चेंज होता है तो उसके ऊपर है। फॉर्म 4 पार्टनर्स डीपी में कोई चेंज, नेम, एड्रेस, कंसेंट, उसको लेके है। अंदर जब पढ़ाऊंगा तो 1-2 फॉर्म नंबर्स और आएंगे, फॉर्म 5 वगैरह, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम ये 2 पक्का याद कर लेना। ओके, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर, जो भी व्यक्ति पार्टनर होगा या तो उसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फिलिप में लिखा होगा या एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होगा। सेक्शन नंबर 23, एलएलपी एग्रीमेंट में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग द पार्टनर्स एंड बिटवीन एलएलपी एंड द पार्टनर्स लिखा होता है इन डिटेल। अगर नहीं है एलएलपी एग्रीमेंट तो फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई करेगा आपके ऊपर, ये रहा फर्स्ट शेड्यूल। एलएलपी एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंजेस आप कर रहे हो, जो कि होंगे, एलएलपी एग्रीमेंट तो चेंज होता है, ये प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है। मेरे ही एलएलपी में कितने बार चेंजेस हुए हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, तो आपको वही फॉर्म 3 जमा करना है आरओसी के पास, फॉर्म 3। तो एलएलपी एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस है फॉर्म 3 आरओसी में जमा करो, वही सेम एलएलपी एग्रीमेंट और चेंजेस का एक ही फॉर्म है, फॉर्म 3। प्री इनकॉर्पोरेशन एलएलपी एग्रीमेंट, अगर एलएलपी बनने के पहले पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट था, सब्सक्राइबर्स के बीच में, तो उसको आफ्टर इनकॉर्पोरेशन रैटिफाई किया जा सकता है बाय ऑल पार्टनर्स। ये ना कंपनी लॉ का उल्टा है। कंपनी लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को रैटिफाई नहीं कर सकते, नोवेशन करना पड़ता है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, प्री इनकॉर्पोरेशन एलपी एग्रीमेंट में जहां सब्सक्राइबर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट था आपस में, वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इट कैन बी रैटिफाइड बाय ऑल दी पार्टनर्स, तो ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24, सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है पार्टनर हट गया, छोड़ के चला गया। तो कोई भी पार्टनर छोड़ सकता है, या तो एलएलपी एग्रीमेंट में पहले से लिखा था कब वो छोड़ के जाएगा, या फिर वो 30 डेज रेजिग्नेशन नोटिस देके बाकी पार्टनर्स को जा सकता है। तो ये है पहला पॉइंट, मोड ऑफ सेसेशन। दूसरा, ग्राउंड्स ऑफ सेसेशन। ऊपर वाला जो था वो था मे, मतलब पार्टनर की मर्जी, वो जाना चाहता है तो एज पर एग्रीमेंट या 30 दिन की नोटिस देके जा सकता है। दूसरे वाला है कंपलसरी जाएगा, शैल, मतलब इन 3 केसेस में, जिसको याद करने के लिए मैं बोलता हूं दूधी, डेथ ऑफ द पार्टनर, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी। तो दूधी वाले जो ग्राउंड्स है उसमें तो पार्टनर को हटना ही पड़ेगा, शैल सीज। ठीक है भाई, ऊपर है देखो आप जरा, मे सीज, यहां पर है शैल सीज, फर्क दिख रहा है ना। ओके, कोई भी पार्टनर जब छोड़ के जाता है तो ऑब्वियसली द एलएलपी शुड इन्फॉर्म आरओसी विद इन 30 डेज बाय फाइलिंग फॉर्म 4। ठीक है, तो अगर एलएलपी ने फॉर्म 4 जमा कर दिया है या आउटसाइडर्स को पता चल गया है कि द पार्टनर्स लेफ्ट द एलएलपी, तब उस जाने वाले पार्टनर की फर्दर लायबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आउटसाइडर्स को पता नहीं है या आरओसी में आपने फॉर्म 4 जमा नहीं किया, तो जाने वाला जो पार्टनर है, सीजिंग पार्टनर, उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू चलेगी। नेक्स्ट, अगर एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो उसके कार्यकाल में जितना भी गड़बड़ हुआ है उसके लिए तो वो लायबल रहेगा, उससे वो एक्सक्यूज होने वाला, डिस्चार्ज होने वाला नहीं है। नंबर 5, जो पार्टनर जा रहा है उसको, और अगर मर रहा है तो उसके लीगल हेयर को, नॉमिनी को कंपनसेशन मिलेगा equal to the capital contribution amount and the share of profits up to the date of cessation। ठीक है, फॉर्मर पार्टनर या उसका लीगल हेयर फर्म के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तुम देखो ये बड़ा सेक्शन था 24, तो हर एक सब सेक्शन, टोटल 6 आपको सब सेक्शन दिख रहा है 24 का, 1 2 3 4 5 6, हर एक में मैंने कैप्शन दिए हैं।
जिससे तुम लोग को रिवाइज करने में पढ़ने में आसानी हो। हर एक में कैप्शन है देखो, मोड ऑफ सेसेशन, ग्राउंड ऑफ सेसेशन, कंटिन्यूइंग लायबिलिटी इन द फॉर्मर पार्टनर ऑफ द फॉर्मर पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ नोटिस, नो डीम्ड डिस्चार्ज फ्रॉम द prior liabilities incurred when he was a partner, compensation to the former partner or his legal heir and nominee, no interference in the management of LLP, पूरा लिखा है मैंने। वैसे ये देखो सेक्शन 25 चेंज ऑफ पार्टनर्स, इसका मेन सेक्शन कौन सा है? 4। कोई भी पार्टनर डीपी का आना जाना, उनका चेंज ऑफ नेम, एड्रेस, उनका कंसेंट सब आरओसी में जमा किसमें होता है? फॉर्म 4। पहला पॉइंट पार्टनर के ऊपर है। अगर कोई पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज हुआ है तो दे मस्ट इन्फॉर्म द एलएलपी विद इन 15 डेज। दे मस्ट इन्फॉर्म द एलएलपी विद इन 15 डेज। फॉर्म 6 याद करने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी लिखा हुआ है पार्टनर के ऊपर 10,000 रुपये अगर उसने बताया नहीं एलएलपी को तो। नेक्स्ट, एलएलपी जब भी उनके यहाँ कोई पार्टनर बनता है या सीज करता है, मतलब आता है या जाता है, या जब भी कोई पार्टनर का नाम एड्रेस चेंज होता है वो लोग एलएलपी को बताते हैं, तो एलएलपी को आरओसी को बता देना चाहिए विद इन 30 डेज इन फॉर्म 4। इस पे ना इस बार एमसीक्यू आया था एग्जाम में, ठीक है। 30 दिन के अंदर बता देना चाहिए, नहीं बताएगा तो एलएलपी एंड डीपी पे पेनल्टी है 10,000 रुपये का, ठीक है। मैनर ऑफ फाइलिंग नोटिस, इट शैल बी इन फॉर्म 4 ऑथेंटिकेटेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और अगर कोई नया पार्टनर आया तो उसका कंसेंट भी आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। अगर एलएलपी कोई पार्टनर जा रहा है और उसको मन में शक है कि एलएलपी ये बात आरओसी को बताएगा नहीं फॉर्म 4 देके, तो वो खुद भी फॉर्म 4 जमा कर सकता है। तो आरओसी क्या करेगा, एक बार एलएलपी से कन्फर्मेशन करके, और एलएलपी का कोई रिप्लाई नहीं आता तो 15 दिन के अंदर मानेगा कि कन्फर्मेशन है और रिकॉर्ड कर देगा इस बात को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ये प्लीज़ गौर करें। ये 3 के बाद ये 6 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है सर, ये सब सेक्शन 6 है, आप समझ रहे हो। ये देखो सेक्शन नंबर 25 का 1, 25 का 2, 25 का 3, ये देखो पेनल्टी 25 का 4 लिखा हुआ है अंदर, ये देखो पेनल्टी 25 का 5, और ये है 25 का 6। तो बहुत सर मैंने छोटे छोटे बातों का ख्याल रखा है तुम लोग के लिए कि कुछ भी मिस आउट नहीं हो जाए। सारा सब सेक्शन नंबर वाइज है, वो 1 2 3 के बाद 6 कोई टाइपिंग एरर नहीं है, वो सब सेक्शन नंबर है। 4 और 5 तो अंदर ही आ गया ना पेनल्टी का जहां जहां था, ओके। ये था सर टॉपिक 4A। टॉपिक 4B, 4B वाली टॉपिक जो है ना ये भी खतरनाक है, अच्छी है, 1-1.5 पेज की है। यहाँ फॉर्म नंबर्स का बोलबाला नहीं कि फॉर्म फाइलिंग नहीं, ये कंसेप्चुअल ज़्यादा है, इट इज़ मोर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कि यहाँ पर पिक्चर में सबसे ज़्यादा कूद के आएगा आउटसाइडर, इन सब तरह की टॉपिक्स आएगी, ओके। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल एजेंसी। सेक्शन 26 बोलता है एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर, दैट मीन्स नो म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर अपनी कोई ऐसा काम करे जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है एंड आउटसाइडर जानता था कि उस पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी उस आउटसाइडर ने डील किया है, तो एलएलपी इज नॉट लायबल, ठीक है। अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो एलएलपी इज लायबल। एलएलपी का ऑब्लिगेशन इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, नॉट ऑफ द पार्टनर्स, तभी तो नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी की सारी लायबिलिटीज एलएलपी की प्रॉपर्टी को बेच के मीट की जाएगी, पार्टनर अपने घर से लेकर नहीं आएगा। ये था एलएलपी की लायबिलिटी। अब है पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी है। अगर कोई पार्टनर है उसने अपनी गलती की है तो वो लायबल है टू एलएलपी, पर किसी दूसरे पार्टनर की गलती के लिए वो लायबल नहीं है। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोलली बाय रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर, कि जस्ट बिकॉज मैं पार्टनर हूं तो एलएलपी का सारा बोझा हम पे डाल दो, ऐसा नहीं है। तो अ पार्टनर इज नॉट लायबल पर्सनली, ओके। हाउएवर अगर उसने खुद कुछ कांड किया गलत तब वो लायबल है, पर वो अगेन यहां पर देखो सेक्शन 27(3) एंड 28(1) मिला के बोलता है कि दूसरे पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन के लिए मैं लायबल नहीं हूं। स्टार ये है सर होल्डिंग आउट एस्टॉपल। अगर कोई व्यक्ति है जो हमारा पार्टनर नहीं है पर वो आउटसाइडर के सामने बाय स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स और कंडक्ट ऐसा रिप्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करने अलाउ करता है दैट ही इज लायबल टू द क्रेडिटर, और उसी बेसिस पे क्रेडिटर उसको एलएलपी को लोन भी दे रहा है, देन सच अ पार्टनर इज कॉल्ड होल्डिंग आउट एस्टॉपल वाले पार्टनर एंड ही बिकम्स लायबल टू पे टू द क्रेडिटर्स। बट साथ साथ एलएलपी की भी लायबिलिटी है सर, ठीक है। ये प्रोवाइजो देखो,
ये नहीं कि खाली वो होल्डिंग आउट वाला पार्टनर बेचारा लायबल है, एलएलपी इटसेल्फ इज आल्सो लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर। ठीक है, अब ये एक अलग टॉपिक है। अगर एक पार्टनर मर जाता है, डेड पार्टनर, तो वो उसके एस्टेट से या उसके लीगल हेड से आप कोई नए किए हुए काम की गलती का पैसा रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, इफ आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ LLP's business is continued in the same old LLP name, और वो जो डेड पार्टनर्स का नाम भी वो लोग यूज कर रहे हैं, it will not make the legal representative, legal heir or the estate of the deceased partner liable for the act of LLP। 30 नंबर फ्रॉड के ऊपर है। अगर फ्रॉड हुआ ना तो पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। इधर देखो, 5 साल का जेल, 50,000 से 5 लाख की पेनल्टी, प्लस आपकी गलत हरकत से जिसको भी नुकसान पहुंचा है उसको डैमेजेस दो, प्लस आप पर्सनली लायबल हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कितना कुछ होगा आप सोचो ज़रा। आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, जेल, पेनल्टी, पे डैमेजेस। अगर कोई भी एलएलपी क्रेडिटर्स को धोखा देती है या फ्रॉडलेंट काम करती है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने कुछ गलत किया है विदाउट द अथॉरिटी एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ एलएलपी, तब एलएलपी लायबल नहीं है। पनिशमेंट वही मैंने बोला ना, 5 साल का जेल, 50,000 से 5 लाख, यहाँ सब 555 है। देखो 5 साल, 50,000, 5 लाख। ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन को डैमेजेस भी आपको देने पड़ेंगे, जो भी फ्रॉड किया दूसरे से उसको डैमेज देना पड़ेगा। अगेन एलएलपी इज नॉट लायबल इफ द एक्ट वाज कमिटेड बाय द पार्टनर विदाउट द नॉलेज और अथॉरिटी फ्रॉम द एलएलपी प्रोवाइसो। विसल ब्लोइंग, कंपनी का कोई भी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एम्प्लॉय अगर ट्राइब्यूनल या कोर्ट के साथ सहयोग करता है, उनको एविडेंस वगैरह देता है, एंड इट लीड्स टू द कन्विक्शन ऑफ द रॉन्गफुल पार्टनर, डायरेक्टर, पार्टनर, डीपी एटसेट्रा, तब कोर्ट या ट्राइब्यूनल उसको प्रोटेक्शन देगा और उसके ऊपर से पेनल्टी हटा देगा। यहाँ 2 बातें हैं। विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर कौन होता है सर? एक ऐसा व्यक्ति जो सीटी बजाता है। सीटी बजाना मतलब, बोलने का मतलब है अलर्ट करता है कि भाई गड़बड़ हो रहा है, रोक लो। तो ये तो अच्छा आदमी है ना। तो देखो जरा, द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, पहला इसके साथ पहली बात, उस एम्प्लॉय या पार्टनर जो कोऑपरेट कर रहे हैं जांच में, उसका पेनल्टी हम लोग रिड्यूस कर देंगे या वेव कर देंगे। द कोर्ट और ट्राइब्यूनल में रिड्यूस और वेव द पेनल्टी अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय इफ it has provided useful information during investigation and or it has led to the conviction of the LLP and the partners DP। Second, इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो LLP बाद में उस पार्टनर को या एम्प्लॉय को जिसने कोऑपरेट किया है उसको डिस्चार्ज, डिमोट, डिस्क्रिमिनेट, हैरस, सस्पेंड, थ्रेटन नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट 4C, ये 4 के रेंज में आखिरी है, ये हल्का है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? मनी, कैश, कैश मतलब बैंक, मनी, प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल, या फिर इवन सर्विसेज। जैसे मेरी एजुकेशन क्लासेस वाली ये जो एलएलपी है उसमें मैं सर्विस द्वारा भी तो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना। मेरे सर्विसेज का जितना भी अमाउंट है वो वैल्यू निकाला जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, प्रॉपर्टी और सर्विसेज। सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू डिस्क्लोज की जाएगी एज पार्टनर्स कैपिटल। ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, हर पार्टनर का जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो मनी हो, प्रॉपर्टी हो, सर्विसेज हो, वो सर एलएलपी एग्रीमेंट में तो लिखा ही हुआ रहेगा। अब याद रहे, आपस में पार्टनर्स लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन एक क्रेडिटर को हक है कि वो हर पार्टनर को मजबूर कर सकता है कि भाई आपने एलएलपी एग्रीमेंट में अपना जितना कंट्रीब्यूशन बोला उतना आप दो ताकि मुझे मेरा पैसा मिल सके। एनफोर्समेंट बाय क्रेडिटर, अ क्रेडिटर हु एक्सटेंड्स liability, who extends credit to the LLP by relying on the capital contribution of the partner can enforce obligation against such partner, कि आपका जितना बनता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप उतना लेके आइए। Obviously, in LLP, the liability of every partner is limited to the agreed contribution as per LLP agreement। तो जितना कंट्रीब्यूशन उतना तो लाना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड नहीं। 12 पेजेस डन। अब यहाँ से सर नया टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है। एक बार मैं फिर से थंबनेल में जा रहा हूँ। ये देखो सर, हमने कितना बड़ा बड़ा टॉपिक कर लिया। अब हम यहाँ आ चुके हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, पेज 12 से। यहाँ से मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये 34 से लेके 59 तक लॉल है। अच्छा आएगा 60 से 62, फिर 63 से 70 लॉल है।
ठीक है, और ये लास्ट वाला तो लॉल भी नहीं, और भी मतलब खराब बेकार है। तो अब मेहनत कम है, अब ज़िंदगी आसान है। तो वी गो टू सेक्शन 34। ये ना आ गए हम लोग फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, पेज नंबर 13 पर। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। इसमें सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पहले लिख लो फॉर्म 8 एंड 11। फॉर्म 8 होता है सास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। फॉर्म 11 होता है एनुअल रिटर्न का फॉर्म। तो कंपनी लॉ में भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न जमा करते हो, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बदले सास जमा होता है। ये 11 पहले जमा होता है विद इन 60 डेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड। यहाँ रखना, यहाँ पे एजीएम से टाइम लिमिट काउंट नहीं हो सकता, बिकॉज एलएलपी में एजीएम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड से आपको काउंट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर एंड से 60 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न जमा कर दो। और ये फॉर्म 8 जो है ना, ये तकरीबन 6 मंथ्स प्लस 30 डेज में जमा होता है। ठीक है, 6 मंथ्स प्लस 30 डेज। सर ऐसे क्यों, सीधा आप बोलो 7 मंथ्स? नहीं सर, हमको ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि फॉर्म 8 कब तक जमा होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद 6 मंथ्स देन 30 डेज उसमें जमा होता है। क्योंकि लॉ में ऐसे लिखा है तो अपने को ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये हर एलएलपी को जमा करना पड़ता है, नहीं जमा करने पर पेनल्टी बहुत कम है, 100 रुपया पर डे, अप टू मैक्सिमम 1,50,000 और 50,000। वो तो जब आप 1000 दिन तक डिफॉल्ट करो तब ना, वरना तो 100 रुपया पर डे पेनल्टी है, तो ज़्यादा पेनल्टी भी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 34, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। इनको प्रॉपर बुक्स रखना पड़ेगा। ये लोग कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस दोनों कर सकते हैं। तो ये बात तुम एमसीक्यू के लिए याद रखोगे, क्योंकि कंपनीज को सिर्फ अक्रूवल अलाउड होता है, पर एलएलपी को दोनों अलाउड है, कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस। डबल एंट्री सिस्टम रजिस्टर ऑफिस पर रखेंगे, 8 साल तक प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, अब सास प्रिपेयर कब तक होना चाहिए? विद इन 6 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने में प्रिपेयर होना चाहिए, फिर 6 महीने खत्म होने के बाद अगले 30 दिन में फाइल होना चाहिए। तो इसकी टाइम लिमिट आप ऐसे ही याद रखोगे, every LLP shall file SAS within 30 days of the expiry of 6 months of the close of the financial year with ROC। पेनल्टी बहुत ही कम है सर, 100 रुपया पर डे, अप टू मैक्सिमम 1 लाख या 50,000 LLP एंड एवरी DP। पर 1,50,000 तक जाने के लिए तो बहुत दिन तक, 1,500 दिन तक डिफॉल्ट करना पड़ेगा। तो 100 रुपया पर डे है, पेनल्टी बहुत कम है। फाइलिंग की पेनल्टी कम है, बाकी पेनल्टी ज़्यादा है। ऑडिट भी कराना पड़ेगा एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। अब ऑडिट के जो रूल्स और डिटेल्स है वो लॉ के सिलेबस में नहीं है, पर ऑडिट के सिलेबस में जो स्पेशल ऑडिट वाला एलएलपी का पोर्शन आता है उसमें है सिलेबस में, पर लॉ में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट सर्टन क्लास ऑफ एलएलपी फ्रॉम ऑडिट। स्मॉल एलएलपीज को एग्जेम्प्ट है बेसिकली। जो स्मॉल एलएलपी होते हैं ना, जिनका कैपिटल 25 लाख के अंदर, टर्नओवर 40 लाख के अंदर, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑडिट। नाउ पेनल्टी फॉर फॉलोइंग, ये अलग पेनल्टी है। ये है बुक्स आपने प्रिपेयर नहीं किया, या सास आपने प्रिपेयर नहीं किया, या ऑडिट नहीं कराया, उसकी पेनल्टी तीनों के लिए सेम है। एलएलपी के ऊपर 25,000 से 5 लाख और डीपी लोग के ऊपर 10,000 से 1 लाख। ठीक है, फाइलिंग की पेनल्टी बहुत कम है, वो है 100 रुपया पर डे अप टू 1 लाख एंड 50,000। आईसी सेंट्रल गवर्नमेंट नाफरा एंड आईसीएआई के साथ कंसल्ट करके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करेगा फॉर अ क्लास ऑफ एलएलपी, मतलब सारे एलएलपी के लिए नहीं, फॉर अ क्लास ऑफ एलएलपी। एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ता है फॉर्म 11 में विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नहीं जमा करने पर सर पेनल्टी वही 100 रुपया पर डे अप टू मैक्सिमम 1 लाख या 50,000। तो बहुत ही कम पेनल्टी, ज़्यादा पेनल्टी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो एलएलपी के होते हैं ये एमसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं फॉर इंस्पेक्शन। फॉर्म 8, फॉर्म 11, एलएलपी एग्रीमेंट, फिलिप, ये सब आप इंस्पेक्ट कर सकते हो जाके। सेक्शन 37, अगर आपने आरओसी के पास कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, एनुअल रिटर्न, सास झूठ जमा किया, फॉल्स या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उड़ा दिया, तो सज़ा कितनी है? 2 साल की जेल एंड 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी, ये रही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पेनल्टी। आरओसी को पावर है कि वो किसी भी एलएलपी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, उसके प्रेजेंट या पास्ट पार्टनर, डेजिग्नेट पार्टनर, एम्प्लॉई से वो कोई भी इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सप्लाई करने बोल सकता है। अगर वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनको सम्मन भेज के बुला सकता है। सम्मन मतलब बुलावा, क्या आओ हमारे ऑफिस, बुला सकता है। नॉन कोऑपरेशन के लिए पेनल्टी बहुत कम है, 2,000 से 25,000। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में किसके पास कंपाउंड करने का पावर है? रीजनल डायरेक्टर एंड एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर। तो उसको शॉर्ट में अपने लिखेंगे RD/ऑफिसर।
तो ये है कंपाउंडिंग अथॉरिटी। कोई भी एलएलपी को अपने गुनाहों के लिए कंपाउंडिंग करना है, मतलब सज़ा कम करानी है अपने आप को दोषी मानते हुए, तो इस प्रक्रिया को कंपाउंडिंग कहते हैं। इट मीन्स एडमिटिंग गिल्टी कि हाँ हमसे गलत हुआ है एंड आप जो भी सज़ा बोलोगे हम पेनल्टी देने को तैयार हैं। तो इससे क्या होता है, सज़ा कम हो जाती है क्योंकि आप सरकार के साथ कोऑपरेट करते हो, उनका टाइम बचता है। यहाँ पर आप अपना कंपाउंडिंग एप्लीकेशन आरओसी को दोगे, आरओसी अपने कमेंट्स ऐड करके रीजनल डायरेक्टर या ऑफिसर को देगा, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड करना है कि नहीं। कर देते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, नहीं करते हैं तो बैड न्यूज़ है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। Who is the compounding authority? Regional director or any other officer not below the rank of regional director. Compounding amount, अगर कोई भी ऑफेंस आपने किया है विच इज़ पनिशेबल विथ पेनल्टी ओनली, मतलब जेल नहीं है उसके अंदर, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग का जो अमाउंट होगा इट विल बी समवेयर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट ऑफेंस। लुक एट दिस इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज द कंपाउंडिंग अमाउंट दैट यू हैव टू पे, मतलब जब वो लोग आपके ऑफेंस को कंपाउंड करता है ना रीजनल डायरेक्टर, तो बता देते कि भैया इतना पैसा इतना दिन में जमा करना है, तो वो जो पैसा बताएगा उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग अमाउंट। तो इट इज समवेयर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस यू हैव कमिटेड। रिपीट ऑफेंस, अगर आपने सेम ऑफेंस 3 साल ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर फिर से रिपीट कर दिया तो वो फर्दर कंपाउंड नहीं होगा, पर 3 साल के बाद किया तो इट विल बी डीम्ड एज अ फर्स्ट ऑफेंस और फिर आप वापस से कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन दे सकते हो। एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग आप आरओसी को दोगे और वो अपने कमेंट्स के साथ आरडी या ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। आपको जैसे ही कंपाउंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा आरडी से, आप तुरंत 7 दिन के अंदर आरओसी को बता दोगे जी हमारा खुशखबरी है, हमारा ऑफेंस कंपाउंड हो गया। अगर कंपाउंडिंग बिफोर प्रोसिक्यूशन आप कर लेते हो, मतलब आपके खिलाफ अभी तक प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं, उसके पहले आप कंपाउंडिंग कर लेते हो, तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। और अगर प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल में चल रहा है और कंपाउंडिंग बीच में हो जाता है, तो फिर आरओसी को इधर आरओसी जो है उस कोर्ट या ट्राइब्यूनल को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई इनका कंपाउंडिंग हो चुका, तो वो प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। डायरेक्शंस, कंपाउंडिंग करा लिया पर आपने जो भी नॉन कंप्लायंस किया था वो तो ठीक करना पड़ेगा ना, आपने जो भी ऑफेंस किया था, रिटर्न जमा नहीं किया कुछ भी, तो वो आपको जमा करने का डायरेक्शन से लोग दे देंगे विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अगर आपने आरडी के बोले हुए कंपाउंडिंग अमाउंट को जमा नहीं किया तब फिर गलत बात है, तब उस सेक्शन में जो भी मैक्सिमम पेनल्टी बोली थी वो डबल हो जाएगी आपके ऊपर, डबल, ट्वाइस। ओके, तो दैट वाज एंटायर कंपाउंडिंग का ज्ञान। नेक्स्ट, ये छोटी सी टॉपिक है, देखो असाइनमेंट एकदम छोटा सा टॉपिक है। असाइनमेंट वर्ड का मतलब ही होता है कि मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है वो मैं किसी और को दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। तो इफ आई एम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, आई हैव द राइट टू रिसीव प्रॉफिट्स, आई हैव द राइट टू रिसीव डिस्ट्रीब्यूशंस। वो राइट्स मैं होलली या पार्शियली किसी भी व्यक्ति को असाइन कर सकता हूँ, ये मेरा हक है, एलएलपी एक्ट हक देता है। ट्रांसफरेबल राइट्स ऑफ द पार्टनर, मैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट या राइट टू रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन होलली या पार्टली किसी और को असाइन कर सकता हूँ। मेरे असाइनमेंट कर देने का मतलब ये नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो गई या मैं फर्म से डिसोसिएट हो गया, मैं अभी भी पार्टनर हूँ और रहूँगा। सिमिलरली अगर मैंने अपना प्रॉफिट वाला राइट्स किसी को असाइन कर दिया तो उस व्यक्ति को कोई हक नहीं है कि वो आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे या मैनेजमेंट में इंटरफेयर करे। द असाइनमेंट इज अ पर्सनल थिंग, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द एलएलपी एंड द पार्टनर्स। द ओनली थिंग इज दैट कि पार्टनर को एलएलपी से जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता था वो इधर नहीं मिल के अब उसको मिलेगा, पर वो आदमी पार्टनर नहीं बनेगा, पार्टनर मैं ही हूँ, मेरे पास ही सारे हक रहेंगे। ये है 42, सेक्शन नंबर 42, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। इन 3 सेक्शंस में कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि अगर कोई फर्म प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है तो उनको इस चैप्टर के सारे सेक्शंस एंड सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल रेस्पेक्टिवली फॉलो करने पड़ेंगे। शेड्यूल नंबर प्लीज एमसीक्यू के लिए याद रखना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 58, इट डिजर्व्स अ स्टार। अगर आप एक बार कन्वर्ट हो गए, मतलब प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या पार्टनरशिप फर्म अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, तो ये होगा। नंबर 1, आरओसी सबसे पहले देखिएगा कि आपने सारे शेड्यूल्स, एक्ट, रूल्स का कंप्लायंस किया है, फिर आपको एलएलपी बन गए हो ना, तो आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा और जो भी डेट उसमें बोलिए उसी दिन से आप एलएलपी माने जाओगे। नेक्स्ट, जो भी थे पहले, कहीं तो आप रजिस्टर्ड थे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास या पुराने आरओसी के पास, तो जैसे आपको कन्वर्जन कर दिया जाएगा आप 15 दिन के अंदर उन पुराने वाले रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या ओल्ड आरओसी को इन्फॉर्म कर दोगे कि जी मेरा कन्वर्जन हो चुका है इनटू एलएलपी, तो अब से मैं एलएलपी के तौर पे जिस आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड हूँ मैं उसमें फाइलिंग करूँगा सारा, आप लोग के पास सबसे कुछ फाइलिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, अपॉन सच कन्वर्जन, एक बार देखो वो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेड्यूल है ना,
उसमें कन्वर्जन के नियम भी बताए गए हैं जो बिफोर कन्वर्जन फॉलो करने हैं, और कन्वर्जन के बाद भी नियम है जो फॉलो करने हैं। तो बोलता है कन्वर्जन के पहले, कन्वर्जन के बाद यू विल कंटिन्यू टू फॉलो द सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेड्यूल। What is the effect of the conversion? Now an LLP is incorporated. There shall be an LLP. All the property, tangible, intangible, movable, immovable of the old firm, private company, unlisted public company will be transferred and vested in the new LLP. Number 3, the old firm, private company and unlisted public company shall be deemed to be dissolved. Section 59 बोलता है फॉरेन LLP में इन्होंने मेहनत बचा ली। इन्होंने सीधा बोला कंपनी लॉ में फॉरेन कंपनी चैप्टर में जो जो सेक्शंस है ना, म्यूटाटिस म्यूटांडिस फॉरेन LLP पे भी अप्लाई हो जाएंगे। पढ़ो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑफ अ फॉरेन LLP एंड कैरी ऑन द बिजनेस इन इंडिया बाय अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, म्यूटाटिस म्यूटांडिस। ठीक है, खत्म। अब ये थोड़ा सा मस्त है, अच्छा है, इसको धीरे धीरे प्रेम से पढ़ाऊंगा। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब देख लो बस सर यहाँ पे, अब बस थोड़ी देर की बात है, ज़्यादा मेहनत इसमें ही है, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाने में और उसके सेक्शंस में। बाकी तो सब छोटे छोटे हल्के फुल्के हैं। ठीक है, लेट्स गो। ये देखो लास्ट के 4 पेज पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, उसमें भी जो आखिरी पेज है वो तो पढ़ना ही नहीं है, 3 पेज ही है। सबसे पहले सर इन तीनों शब्द में मतलब क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़, अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। मैंने ना यहाँ पर तुम लोगों के लिए नोट्स लिखा है, ये पूरा का पूरा नोट्स ना समझाने के लिए, ओनली फॉर रेफरेंस। ये इंस्टीट्यूट की किताब में नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, खाली समझने के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना। कंपनी में जैसे होता है वैसे LLP में भी होता है। कंपनी लॉ में बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है थोड़ा। LLP लॉसेस में चल रही है तो उसके जो पार्टनर्स हैं उनको अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और LLP के जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी अपना कुछ अमाउंट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस, ये है कॉम्प्रोमाइज़। अरेंजमेंट बहुत ब्रॉड टर्म होता है, बहुत ब्रॉड टर्म, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे पार्टनर कैन बी आस्क्ड टू ब्रिंग एडिशनल कैपिटल, even the creditors can be asked to forego certain amount or restructure the debt, convert their debt into capital amount or extend the period of the loan। मतलब बहुत अलग अलग तरह से अरेंजमेंट हो सकता है। अमालगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, मर्जर और डीमर्जर। मर्जर मतलब 2 LLP मिलके एक नया LLP बनेगा। याद रखना, एक LLP का कंपनी से मर्जर नहीं हो सकता, मना है। तो 2 LLP मिलके नया LLP बनेगा, या एक पुराना LLP है वो टूट के 2 LLP बन जाएगा। ठीक है, अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर की पहचान होती है टोआ, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब पूरा का पूरा फैक्ट्री वगैरह ट्रांसफर हो रहा है, या फिर टोआ, ट्रांसफर ऑफ असेट्स, ये पहचान है इसकी। ठीक है, अब सुनो, कॉम्प्रोमाइज के ऊपर लगेगा सेक्शन नंबर 60, अरेंजमेंट के ऊपर भी लगेगा सेक्शन नंबर 60, अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर के ऊपर लगेगा सेक्शन नंबर 60 + 62। तो 2 सेक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो वहाँ पे। ओके, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही मैंने वापस से यहाँ लिख के दिया है ब्लू बॉक्स में। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 60। तो कोई LLP और उसके पार्टनर्स या LLP और उसके क्रेडिटर्स आपस में कुछ सैक्रिफाइस सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो ये सब बिना NCLT के अप्रूवल के नहीं हो सकता। किसका अप्रूवल चाहिए? NCLT। अभी 10 मिनट तक जो NCLT बोलेगा वही होगा, तो सिर्फ NCLT का बोलबाला चलेगा। यहाँ जो भी होता है सब NCLT की मर्जी से होता है। तो 60 से लेकर 62 तक NCLT ट्राइब्यूनल। तो अगर आप लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट करना चाहते हो तो NCLT को वो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट का स्कीम बना के जमा करो, वो फिर ऑर्डर करेगा कि अब NCLT विल कॉल अ मीटिंग। तो NCLT विल ऑर्डर एंड कॉल अ मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग में आपको डबल अप्रूवल चाहिए, एक आपको अपने क्रेडिटर्स और पार्टनर्स का अप्रूवल चाहिए और दूसरा आपको NCLT का अप्रूवल चाहिए। तो फर्स्ट क्रेडिटर पार्टनर का अप्रूवल, majority number of creditors and partners holding 3/4 of the value of the amount। अगर पार्टनर्स है तो 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन कैपिटल, और क्रेडिटर्स है तो 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ द डेट। इतने लोगों का कम से कम अप्रूवल चाहिए और NCLT का अप्रूवल चाहिए, तब जाके NCLT विल सैंक्शन द स्कीम एंड विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल क्रेडिटर्स एंड पार्टनर्स।
मतलब 3/4 वैल्यू वालों ने हाँ बोला है, लेट्स से 1/4 वैल्यू वालों ने ना बोला है, तो उनको भी ये स्कीम मानना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल कोई भी स्कीम सैंक्शन करने के पहले आपको बोलेगा कि आप सारे मटेरियल फैक्ट्स एंड लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एलएलपी डिस्क्लोज करो, और अगर आपके ऊपर कोई पेंडिंग लीगल केस वगैरह चल रहा है तो वो भी डिस्क्लोज करो। एनसीएलटी जो भी ऑर्डर देगा वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप आरओसी में जमा नहीं कर देते। आरओसी में 30 दिन में जमा करना पड़ता है, तो आरओसी के बाद सब जमा कर दो विदिन 30 डेज। जब जमा हो जाएगा उसके बाद ही वो एनसीएलटी का ऑर्डर इफेक्टिव बनेगा। पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग, ये वही क्लीशे पेनल्टी है जो हमेशा रहता है, 10,000 प्लस 100 रुपये, जो सेक्शन 10 में था ना वही वाला, 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे अप टू 1,50,000, वही एलएलपी एंड डीपी। एनसीएलटी चाहे तो एलएलपी के ऊपर जब तक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का स्कीम पूरा नहीं हो जाता तब तक उसके ऊपर जितने भी केसेस चल रहा है उसको स्टॉप कर सकता है, टेम्पोरली स्टे लगा सकता है। सेक्शन 61, इसको याद करने के लिए ना मैंने एक निमोनिक बनाया है, सुपर मॉड विंड। एनसीएलटी ने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का स्कीम सैंक्शन कर दिया कि सब कोई आपस में सेटलमेंट अरेंजमेंट कर लो। बीच बीच में एनसीएलटी उसको सुपरवाइज कर सकता है, आप लोग से रिपोर्ट मंगा सकता है कि कैसा चल रहा है वो, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट होने में कुछ महीने लगेंगे, तो आप लोग से मंथली रिपोर्ट मंगा के सुपरवाइज कर सकता है। अगर लगता है कि स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो भी मंगवा के मॉडिफाई करने का अप्रूवल दे सकता है। और अगर लगता है कि ये स्कीम वर्केबल नहीं है, द स्कीम कैन नॉट वर्क सेटिस्फैक्टरली, देन एलएलपी कैन इवन ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी कि भाई इसको बंद कर दो एलएलपी को। वाइंडिंग अप का सेक्शन 64 होता है, बाद में आएगा, बोला वही अप्लाई करेगा, वाइंडिंग अप भी कर सकता है। 62 इज अबाउट अमेलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। याद रखना 62 अकेला कभी नहीं होता, ये 60 के साथ होता है, 60 + 62, यानी आपको एनसीएलटी के अप्रूवल्स वगैरह वो तो लेने ही पड़ेंगे, और जो पार्टनर और क्रिएटर के अप्रूवल थे ना, मेजॉरिटी नंबर होल्डिंग 3/4 वैल्यू, वो तो लेना ही पड़ेगा, प्लस ये सब एक्स्ट्रा है कि एनसीएलटी जब ऑर्डर पास करेगा तो उसमें ये सब होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है मैं बता देता हूँ, टॉपिक पढ़ो। रिकंस्ट्रक्शन अमेलगमेशन, इसका मतलब है या तो मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, एंड एक एलएलपी से दूसरे एलएलपी में ट्रांसफर ऑफ असेट्स या अंडरटेकिंग हो रहा है, ये मेन पहचान है, टोआ। फ्रॉम ट्रांसफरर एलएलपी टू ट्रांसफरी एलएलपी, ट्रांसफर हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में एनसीएलटी ऑर्डर तो देगा ये अप्रूवल का, उसके अंदर एनसीएलटी सारे डिटेल्स बता देगा, कौन कौन से एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होंगे, लीगल केसेस कंटिन्यू कैसे चलेंगे, पुराने एलएलपी को डिसॉल्व किया जाएगा, जो डिसेंटिंग पार्टनर्स या क्रेडिटर्स है जो इस स्कीम के खिलाफ हैं उनका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, एनी अदर इंसिडेंटल ऑर्डर। तो ये वाला थोड़ा सा स्टार है, याद करना कि सेक्शन 62 में हमको पार्टनर्स क्रेडिटर्स का वो मेजॉरिटी 3/4 वाला अप्रूवल तो चाहिए, प्लस एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए, और एनसीएलटी अपने ऑर्डर में ये सब इंक्लूड कर देगा। एनसीएलटी तब तक स्कीम को सैंक्शन नहीं करेगा जब तक आरओसी से रिपोर्ट नहीं मंगवा ले दैट द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी हैव नॉट बीन कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द पार्टनर्स, मतलब कि आज तक अगर सब कुछ सही हुआ एलएलपी में तभी हम अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले आरओसी से रिपोर्ट मंगा लो। दूसरा, ये सब मर्जर डिमर्जर में क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि पुराना वाला एलएलपी ट्रांसफरर एलएलपी बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो उसके डिसोल्यूशन का ऑर्डर भी एनसीएलटी तब तक पास नहीं करेगा जब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर से रिपोर्ट नहीं आ जाती। सर कौन होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर? भारत में तकरीबन 24 हाई कोर्ट्स हैं, हर हाई कोर्ट के अंदर एक सरकारी आदमी है जिसको बोलते हैं ओएल, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, तो उनसे रिपोर्ट मंगाया जाएगा कि सब कुछ सही हुआ है ना उस एलएलपी में, तब उसको बंद करेंगे। बिकॉज एक बार आप पुराने एलएलपी को बंद कर दो तो गरे मुर्दे सारे बंद हो जाएंगे, फिर कोई भी पुराना पाप पता कैसे चलेगा। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर से रिपोर्ट मंगाएगा बिफोर पासिंग डिसोल्यूशन ऑर्डर ऑफ एनी ट्रांसफरर एलएलपी। ठीक है, एनसीएलटी चाहे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जब करवा रहा है ना फ्रॉम ट्रांसफरर एलएलपी टू द ट्रांसफरी एलएलपी, तो अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है तो उसको भी हटा सकता है, फ्रीड ऑफ एनी चार्ज, अगर एनसीएलटी चाहे तो। एनसीएलटी का ऑर्डर वही आप आरओसी में जमा करें 30 दिन के अंदर, पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग एकदम सेम हो, वही 10,000 100 रुपये पर डे अप टू लाख रुपया एंड 50,000 रुपया। ठीक है, ये स्टार है सर एमसीक्यू, एलएलपी कैन नॉट बी अमेलगमेटेड विद अ कंपनी। ओके, अब हम वाइंडिंग अप में आ गए, अब तो पार्टी है, अब मतलब हल्का, अब कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स हो गए और अब हल्का है। ये वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी एनसीएलटी भी कर सकता है या ये लोग वॉलंटरली भी कर सकते हैं। अगर एनसीएलटी बंद करेगा तो एनसीएलटी कौन से ग्राउंड्स पे बंद कर सकता है, ये स्टार था सेक्शन 64।
अगर LLP के पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम NCLT के द्वारा बंद करवाएंगे तो, या फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हो गए, या फिर आप इंडिया के खिलाफ कुछ कर रहे हो, या आप ROC में SAS या एनुअल रिटर्न जमा नहीं कर रहे हो, या फिर ट्राइब्यूनल को लगता है इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल कि इस LLP को बंद कर देना चाहिए, तो ऑन द हैपनिंग ऑफ दीज 5 ग्राउंड्स LLP कैन बी वून्ड अप बाय द ट्राइब्यूनल। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेके रूल्स बना देगा। सेक्शन 65 मिसलेनियस, कोई पार्टनर अपने ही LLP से लोन उनको दे भी सकता है, उनसे बिजनेस भी कर सकता है, एंड ही विल बी जस्ट ट्रीटेड लाइक एन आउटसाइडर के साथ जैसे लिया दिया जाता है वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ये MCQ में आ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनीज एक्ट के बहुत सारे सेक्शन म्यूटेटिस म्यूटेंडिस इनके ऊपर लगा सकता है नोटिफिकेशन ला के, और उस नोटिफिकेशन की कॉपी पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में ले डाउन कर देंगे। एडिशनल फीस का प्रावधान है कि कोई भी फॉर्म वगैरह जमा करने में अगर आपको लेट हुई है तो कॉन्डोनेशन हो जाएगा, आपको जमा तो करना पड़ेगा विथ एडिशनल फीस। द गवर्नमेंट 2 प्रोवाइसो है। फर्स्ट प्रोवाइसो बोलता है कि ड्यू डेट के बाद भी भले ही एडिशनल फीस दे रहे हो जमा तो करना ही पड़ेगा। सेकंड प्रोवाइसो बोलता है डिफरेंट एडिशनल फीस कैन बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ LLPs। सेक्शन 70, अगर आप कोई ऑफेंस को बार बार कर रहे हो, सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट टाइम, जिसके लिए जेल भी प्रिस्क्राइब्ड है और फाइन वगैरह भी है, तो जेल तो डबल नहीं होगा पर जो फाइन का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। तो फॉर रिपीट ऑफेंसेस the maximum amount of fine which is mentioned in the section for the offense that you have committed will be doubled। ये है सर, इसके आने का चांसेस एकदम 0 के बराबर होता है कि एग्जाम में वो लोग ये पूछेंगे बचकाना कि LLP और पार्टनरशिप फर्म में या LLP और कंपनी में क्या डिफरेंस है, बिकॉज वो तो स्टूडेंट लोग अपने मन से बहुत सारी चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ LLP। मैंने एक एक वर्ड एक एक बात रिवाइज कराई है, बिकॉज ये तुम देख रहे हो इसका वेटेज कितना अच्छा है एग्जाम में, 12 से 16 मार्क का। सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर फॉर्म नंबर याद करना जिस तरह से मैंने रिवाइज करा। आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर द एग्जाम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।